चलिए तो देखिएगा भारत के इतिहास में आज हमारा 7वां दिन है, ठीक है। और इस 7वें दिन में आज हम तांबे के इतिहास या ताम्र काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं लगातार आपको ये बताते चल रहा हूं कि भारत के इतिहास इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ठान लें कि मुझे इससे नंबर उठा के रखने हैं तो आपको सुनना होगा, ये बातें सुननी होगी और साथ ही साथ ये समझना होगा। देखिए, पहले अगर आप इससे पहले मुझसे 4 साल पहले मिले होते या 2 साल पहले मिले होते तो मैं आपको बताता कि इतिहास को छोड़कर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ के निकल लीजिए, ठीक है, मैं ये कहता आपको। लेकिन जब आज ये स्थिति है हमारी कि लोग जो है इतने कंपटीशन में आगे बढ़ चुके हैं कि यदि आपके नंबर 4 नंबर या 5 नंबर भी आप पीछे होते हैं तो सीधे 500 या 1000 से पीछे होते हैं, ठीक है। इतना डिफरेंस हो रहा है, मतलब एक नंबर इक्वल टू 100 लोग, ठीक है, 100 लोग। तो ये समझिएगा कि अगर आप एक नंबर को भी उठा के रखना चाहते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट में कमांड बनाना होगा, ठीक है। तो यही कारण है कि आज मैं आपको बोलूंगा इतिहास को इस तरीके से पढ़िए। देखिए, इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं। पहला, आप इस पे डूब जाइए, ठीक है, इतिहास में डूब जाइए और डूबने के बाद उसको समझिए कि एक्चुअल में इतिहास क्या है और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। 2 चीजें बहुत जरूरी है। किसी भी तथ्य को पकड़ने से पहले आपको वो समझना होगा कि वहां से क्वेश्चन भी बनने का तरीका क्या होता है। वरना अगर आप इतिहास को या किसी भी कहानी को केवल कहानी जैसे पढ़ लेते हैं और आपको ये आइडिया नहीं कि क्वेश्चन कैसे बनता है, तो यकीन मानिए उससे जब क्वेश्चन बनाने के टाइम आएगा तो वो आप उसको ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके 2 तरीकों को हमेशा फोकस कीजिएगा। पहला, इतिहास को समझना और दूसरे इसके क्वेश्चंस के तरीके को पैटर्न करना, ठीक है। तो यही कारण है कि हम इसको 2 सिस्टम पे लेके चलेंगे। इतिहास के टॉपिक में खासकर अगर आपका शनिवार का जो टेस्ट होता है उसके आगे पीछे का जो टाइम बचता है उसमें हम इतिहास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लगभग जितना हमने पढ़ लिया उसके 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आप क्लास में ही उस 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा ताकि आप उसको अपने पास रख सकें और कभी भी क्वेश्चंस के साथ उसको मैच कर सकें कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो 2 चीजों पर आपके बहुत फायदे होंगे कि आप पहले क्लास में पूरी तरीके से 6 दिन पढ़ें और एक दिन जो है उसका क्वेश्चन से सॉल्व करें, तो आपका इतिहास जो है मुझे लगता है कि इससे आपको बेहतर तरीका नहीं मिलेगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो आज हम बात करने जा रहे हैं पाषाण युग के बाद ताम्रयुगीन बस्तियां, ठीक है। ताम्रयुगीन बस्तियां बेसिकली क्या होता है कि हम इसे कॉपर एज कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि जब हम लोग पाषाण काल से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पाषाण काल से आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि धातु युग भी एक समय रहा है जहां पर हम हथियारों के तौर पर किसका प्रयोग किए हैं, मेटल का प्रयोग किए हैं, और यहां पर कॉपर मेटल जो है इसका प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले अगर हमारे भारत के इतिहास में देखेंगे तो हमारा भारत के इतिहास में पहले कौन सा युग माना जाता है, काशी युग माना जाता है या ब्रॉन्ज, ठीक है। और या उसके बाद आता है आपका ताम्र युग, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भारत के इतिहास में ऐसा हेरफेर आपको मिलता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके स्टेटमेंट पे आते हैं। तो देखिएगा, एक समय था जब धातुओं में सबसे प्रथम या पहले किसका प्रयोग किया गया है, तांबे का प्रयोग किया है, याद रखिएगा सबसे पहले। तो आपका एक क्वेश्चन हमेशा, आपको बता दूं यूपीएससी लेवल तक यहां से क्वेश्चन उठा हुआ है कि पूरे विश्व में या फिर सबसे पहले इतिहास में किस धातु का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो लोहा टिक करेगा, वो सिल्वर टिक कर सकता है, सोना टिक कर सकता है, लेकिन तांबे पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। आप 100 के भीड़ में भी इस क्वेश्चन को करेंगे और अगर जानकारी किसी के पास नहीं है तो 2-4 लोग हैं जो तुक्के में तांबे तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया है, तांबे का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इतिहास में सबसे पहले याद रखिएगा धातुओं में तांबे का प्रयोग हुआ है। पत्थर और तांबे का उपकरण साथ साथ प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को ताम्रपाषाण कालीन कहते हैं। अब याद रखिएगा कैल्कोलिथिक क्या होता है, ठीक है। यहां पर एक शब्द आता है जो पहला देखिए 2 क्वेश्चन यहीं पर है। पहला कि इतिहास में किस धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ है, तांबे का, ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका। और दूसरा क्वेश्चन है कैल्कोलिथिक काल किसे कहते हैं। तो ताम्रपाषाणी काल को कैल्कोलिथिक काल कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको क्वेश्चन भी यहां पर बताते चल रहा हूं और साथ ही साथ आपको इसको याद भी रखना है कि ताम्रपाषाणी काल को कैल्कोलिथिक काल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इस युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करते थे। तो यह सामान्य सी बात है क्योंकि इसे कहा जाता है ताम्रपाषाण काल, ठीक है, इसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है, याद रखिएगा। अब भारत में ताम्रपाषाण काल की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी भाग और पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा यहां पर जगह का नाम याद रखना है। मैं आगे आपको याद कराऊंगा इस पे कि कौन कौन सी जगह है जिसे ताम्रपाषाणी काल की जगह कही जाती है यानी स्थान कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी मोटा मोटी थोड़ा सा याद रखिएगा। दक्षिण पूर्वी, ठीक है, राजस्थान का क्षेत्र यानी राजस्थान का जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र हो गया,
ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र हो गया और दक्षिण पूर्वी भारत में, ठीक है, दक्षिण पूर्वी भारत में ये जगह पाया जाता है, खासकर कर्नाटक वाला जो हिस्सा है वहां पर, ठीक है। तो ताम्रपाषाण कालीन क्षेत्र जो है उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, इन मुख्य राज्यों का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और दक्षिण पूर्वी भारत में भी ये क्षेत्र है। तो 3 राज्य कौन कौन से मुख्य रूप से, पहला राजस्थान है, दूसरा आपका मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, ठीक है। अब महाराष्ट्र के बाद देखिएगा एक लाइन है जो कि दक्षिणी पूर्वी भारत में ये मुख्य क्षेत्र आता है, ठीक है, कर्नाटक का कुछ क्षेत्र होगा। अब देखिएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 पुरा स्थल, पहला आहार और दूसरा गिलुद प्रमुख है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि राजस्थान में मुख्य ताम्रपाषाण कालीन जो क्षेत्र है राजस्थान में, ठीक है, मुख्य पूरा स्थल है, ताम्रपाषाणिक स्थल है, वो है पहला आहार है और दूसरा है गिलूद, ठीक है, पहला आहार और दूसरा गिलूद, ठीक है। तो देखिए यहां पर 3 क्वेश्चन है, केवल 3 क्वेश्चन इस क्षेत्र से आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है, तो तांबे का प्रयोग किया गया है। दूसरा आपको याद रखना है कि कैल्कोलिथिक क्या होता है, और तीसरा आपको याद रखना है कि राजस्थान में मुख्य जो क्षेत्र है आहार और गिलूद प्रमुख है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद देखिएगा कि आहार का, अब हम लोग थोड़ा सा आहार के बारे में बात कर लें कि प्राचीन नाम क्या है, ताम्रवती, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको एक बात फोकस कर लेना है कि राजस्थान का खेतड़ी, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, कभी आपसे पूछा गया, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये भूगोल का क्वेश्चन है, भारत के भूगोल का क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक तांबे का भंडार है। तांबे का भंडार याद रखिएगा, ये भूगोल का क्वेश्चन है। तो राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से तांबे का भंडार है, याद रखिएगा, यानी कि जो राजस्थान है उसके पश्चिमी क्षेत्र में तांबे का भंडार मुख्य तौर पर है और उस जगह का नाम क्या है, खेतड़ी, ठीक है। और ये आगे चलकर आपको बार बार सुनने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपको पता चलेगा कि हम क्या करते थे, धातु को एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो राजस्थान, गुजरात जैसे क्षेत्रों से क्या होता था, ये बाहर बेचने के लिए व्यापार करते थे हम यहां से, तो राजस्थान का तांबा भी यहां से बेचने का यूज होता था, ठीक है। आगे आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि तांबा के लिए सबसे फेमस स्थान जो है वो राजस्थान है, ठीक है। जैसे कोयले के लिए आप झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार तांबे के लिए आपको याद रखना होगा राजस्थान का क्षेत्र हो गया, ठीक है। उसी प्रकार चूना पत्थर के लिए आप पढ़ते हैं तो चूना पत्थर आपका आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको मिनरल्स के नाम पर उस राज्य का नाम भी याद रखना होगा। सोना के लिए याद रखिएगा, गोल्ड जो है कर्नाटक का क्षेत्र के लिए फेमस है, ठीक है। उसी प्रकार यूरेनियम के लिए आपको याद रखना होगा राजस्थान का क्षेत्र है, अभी वर्तमान में यूरेनियम की खोज हुई वहां पर, ठीक है। और उसी प्रकार आपको याद रखना होगा कि लिथियम जो आयन बैटरी है जिसका लिथियम बेसिक है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ऐसे हर एक मिनरल्स के लिए आपको कुछ राज्य याद रखने होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा तो देखिएगा आहार को क्या कहते थे, ताम्रवती, ठीक है, ताम्रवती याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से किस क्षेत्र का नाम ताम्रवती था पहले, ठीक है, या ताम्रपाषाण काल में किस क्षेत्र का नाम ताम्रवती था, याद रखिएगा, या तांबे वाली जगह जिसे कहते हैं, ठीक है। आहार संस्कृति का काल का निर्धारण 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे, ठीक है। तो आहार से शब्द से याद रख लीजिएगा, आहार संस्कृति, यानी देखिए कभी कभी क्या होता है कि छोटा सा एक गांव, बंजारा गांव देखा होगा आप लोगों ने, चलते फिरते बंजारा गांव जो होता है या बंजारा जो लोग होते हैं वो अपनी संस्कृति के हिसाब से रहते हैं, ठीक है। तंबू गाड़ दिए, 4 महीना वहां पर रहे, ठीक है, अपनी जनजीवन को वहां पर व्यतीत किया समय और आगे फिर कहीं और चले गए। तो उनकी जो संस्कृति होती है उसी प्रकार हर एक क्षेत्र में, छोटे छोटे क्षेत्रों में अपनी जो मान्यताएं हैं, अपने जो जीवन को जीने का एक तरीका है, सलीका है, उसको वहां की संस्कृति कही जाती है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा इसी को आहार क्षेत्र के कारण इस जगह का नाम दिया गया आहार संस्कृति, ठीक है। तो आहार संस्कृति एक जगह है, याद रखिएगा, आहार एक जगह है, वहां पर रहने वाले लोग जो हैं वो पत्थरों के बने हुए घर में रहते थे और इस समय को हम लोग 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य माना करते हैं, ठीक है। मतलब ये समय जो है, ये संस्कृति जो है, देखिए जहां पर याद करने वाली बात होगी मैं आपको बताऊंगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल पे, ठीक है। चलिए देखिएगा दूसरा नंबर है गिलुंद आहार संस्कृति, ठीक है। गिलुंद दूसरा क्षेत्र है राजस्थान का, स्थानीय केंद्र माना जाता है, ठीक है। गिलुंद से पक्की ईंटों का साक्ष्य तथा बालाथल से टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। टेराकोटा जो होता है मिट्टी के, याद रखिएगा, मिट्टी के जो कॉइन होते हैं, मिट्टी के कॉइन, उसको टेराकोटा कहा जाता है, ठीक है। तो आगे आप सुनेंगे टेराकोटा शब्द बहुत बार मिलेगा। तो टेराकोटा किसे कहा जाता है, मिट्टी से बने हुए कॉइन होते हैं। उस समय जो है मिट्टियों से बने हुए कोई भी ऐसे मुहर, समझ पा रहे हैं, मुहर, ठीक है, कॉइन नहीं बोलना चाहिए, मुहर बोलना चाहिए उसको। तो मुहर जो
कहलाते हैं, मिट्टी से बने हुए, उसे टेराकोटा कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। टेराकोटा शब्द का मतलब क्या है, उस समय जो है मिट्टी से बने हुए जो मुहर होते थे उसे टेराकोटा कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बालाथल से टेराकोटा का साक्ष्य मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहां से लगभग क्वेश्चन जो बनेगा वो सिर्फ एक ही है कि ताम्रवती किसे कहा जाता था, आहर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ताम्रयुगीन बस्तियां, समझिएगा इस समय जो है बस्तियों के क्रम पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरण का उत्खनन हुआ था, ठीक है। सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ है, जिसमें प्रमुख पुरास्थल अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर है। आपको ये बात भी याद रखनी है कि कौन से राज्य का कौन सा क्षेत्र है, ठीक है, कौन से राज्य में कौन सा क्षेत्र आता है। जैसे आपको यही नहीं पता होगा कि कायथा जो क्षेत्र है ये ताम्रयुगीन है बस्तियों में आता है और ये किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। तो आपको थोड़ा सा चीजें याद रखनी होगी यहां पर कि कौन सा क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जिले में जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश, नासिक स्थित है, जबकि नासिक गोदावरी नदी की सहायक प्रवरण के बाएं तट पर स्थित है। एक पूरा स्थल है, ये सभी पूरा स्थल जोरवे संस्कृति के से संबंधित है, ठीक है। तो जोरवे संस्कृति जैसे क्या होता है कि आपको पता होगा कि मैंने अभी कल या परसों बताया था कि जोरवे संस्कृति जो है ये एक ग्रामीण सभ्यता का संस्कृति है, ठीक है। कल मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो ग्रामीण सभ्यता का जो संस्कृति होता है, याद रखिएगा, उसे हम यहाँ पर जोरवे संस्कृति के तौर पर जानते हैं, ठीक है। ग्रामीण सभ्यता और नगरीय सभ्यता, देखिए हमारे यहाँ ना दोनों प्रकार की सभ्यता पाई गई है, ठीक है। नगरीय सभ्यता के तौर पर जब आप पढ़ेंगे आगे चलकर, कल से हमारा जो क्लास स्टार्ट होगा वो नगरीय सभ्यता से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामीण सभ्यता के क्रम पर, और साथ ही साथ मनुष्य के जीवन का जो विकास क्रम है, कैसे हम पत्थरों से धातु के क्रम पर आगे बढ़े हैं या धातु का प्रयोग करते चले गए हैं, उसके इंपॉर्टेंस को पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं जो हम पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी के क्लोज पॉइंट से पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी चीजें आप अभी पढ़ रहे हैं वो सभी एनसीईआरटी के फोकस पर हैं। यानी कि अगर आप कुछ लगता है आपको कि आप कुछ गलत पढ़ लिए या फिर कुछ ऐसा टॉपिक आ गया जिसमें आपको कुछ डाउट है, तो आपको बता दूं कि इस टॉपिक से आप याचिका दायर कर सकते हैं कि आपका एनसीईआरटी के बुक में ये सारी चीजें दी गई हैं, और प्रॉपरली अगर मान लीजिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, आपने एग्जाम में कुछ सही टिक कर लिया है बट आयोग ने गलत टिक ले लिया है या गलत आंसर लिया है, तो आपके पास पूरा अप्रूवल है कि आप इससे आंसर कर सकेंगे, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं सभी एनसीईआरटी के क्रम पर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा तो जोरवे संस्कृति से संबंधित याद रखिएगा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का क्षेत्र, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद आता है कि ताम्रपाषाणिक स्थल में इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए, ठीक है। इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र याद रखिएगा, पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती स्थल चिरांद, आपको याद होगा चिरांद जो है बिहार में है, ठीक है। अतिरिक्त वर्धमान जिले के पांडु राजार ढेबी और पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणिक स्थल है, ठीक है। अभी आप इसको डिटेल करेंगे, अभी सिर्फ केवल अभी मैं इसको पूरा का पूरा सिस्टम समझाऊंगा आपको, अभी केवल नाम याद रखिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बिहार में सेनुआर, सोनपुर और ताराडी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन भी मुख्य ताम्रपाषाणिक स्थल है, ठीक है। तो अभी हम इसका जो सिनाप्सी देखेंगे एक रेखा चित्र के तौर पर, तो उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आगे, अब देखिएगा ताम्रपाषाणिक स्थल में आपको मेनली जो क्षेत्र याद रखना है उसमें आपको याद रखना है कि कुछ क्षेत्र जो कि भारत से बाहर के हैं और कुछ क्षेत्र जो भारत में है, ठीक है। सबसे पहले इसको याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, इसको आप चाहें तो बना सकते हैं अपनी कॉपी में ताकि आपको याद रहे ये, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा बलूचिस्तान कहां पर है, सिंधु क्षेत्र, तो याद रखिएगा सिंधु क्षेत्र जो है यहां पर ये दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, पाकिस्तान और भारत के दोनों के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सिंधु क्षेत्र हो गया, राजस्थान हो गया, पश्चिमी महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम मध्य प्रदेश हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। अब देखिएगा मेनली क्या है इसमें और क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखिएगा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर कौन सी सभ्यता आती है, बलूचिस्तान सभ्यता आती है, और आपको एक क्षेत्र याद रखना है मेहरगढ़, जो आप 2-3 दिन से याद कर रहे हैं, ठीक है। तो मेहरगढ़ जो है यहां पर आपको नाल, कुल्ली और क्वेटा, ठीक है, नाल, कुल्ली, क्वेटा अगर सिर्फ आप इतना ही याद रखते हैं, मेहरगढ़ तक भी याद रखते हैं, तो बातें क्लियर रहेंगी यहां तक, ठीक है। कि बलूचिस्तान के क्षेत्र में मेहरगढ़ जो है एक मुख्य क्षेत्र है जो कि ताम्रपाषाणिक काल के क्षेत्र में आता है, ठीक है। याद रखिएगा ये ताम्रपाषाणिक भी है, नवपाषाणिक भी है, ठीक है। आपने नवपाषाण भी पढ़ा है इसको और ताम्रपाषाण भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद है सिंधु क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र में याद रखिएगा आमरी सभ्यता और कोट दीजियान सभ्यता,
ठीक है, कोट डिजियान सभ्यता, दो सभ्यता है, आमरी सभ्यता और कोट डिजियान सभ्यता, ये ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, याद रखिएगा। देखिए आपको बता दूं, जब जिस काल में जो चीज इंपॉर्टेंट था हम उस काल के उस चीजों को पढ़ते हैं, समझाता हूं समझिएगा। देखिए आपने पाषाण काल को पढ़ा है, तो पाषाण काल में क्या इंपॉर्टेंट था, पत्थर इंपॉर्टेंट थे, तो आपने उसको बोला पाषाण काल, ठीक है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट है, तो सब सभ्यता को इंपॉर्टेंस से पढ़ रहे हैं। यहां पर सभ्यता इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर ताम्र पाषाण युग इंपॉर्टेंट है, यानी तांबे का प्रयोग स्टार्ट हुआ तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ताम्र को ऊपर रखे हैं और सभ्यता को नीचे रखे हैं। लेकिन जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो सभ्यता ऊपर रहेगा और उस क्षेत्र में धातु का प्रयोग नीचे रहेगा। बात समझ में आ रही है? जिस काल में जिसका भी इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो ऊपर होगा, उसको इंपॉर्टेंस के तरीके से पढ़ा जाएगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है, मोहनजोदारो सभ्यता पढ़ेंगे। ये सभ्यता क्या है, सभ्यता बेसिकली यहां पर क्या था, एक लंबे समय पर एक मानव जीवन का जो विकास क्रम है या समुदाय का विकास क्रम है, उसके जन जीवन की जो पूरी तरीके की जो वैल्यू है, उन सभी को आप इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण ये हुआ कि आप इसमें ये जो सभ्यता, ये जो युग दिख रहा है आपको, ये तांबे का युग है, यानी तांबे धातु का सबसे इंपॉर्टेंट काल रहा है और इसके अंतर्गत विभिन्न सभ्यताएं डेवलप हुई हैं, ठीक है। छोटी छोटी सभ्यता है और छोटे छोटे स्थानों पर इस सभ्यता जो है समाप्त भी हो गया, ठीक है। तो देखिएगा सिंधु क्षेत्र में आमरी और कोट डिजियान सभ्यता, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, अब आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में याद रखिएगा उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी तीन क्षेत्रों में तीन सभ्यता डेवलप हुई हैं यहां पर, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई समुदाय आप देखते हैं तो उनके जनजीवन थोड़े अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर तीन जो सभ्यता अलग अलग हुआ है, इन तीन सभ्यता का नाम याद रखिएगा। कौन कौन सभ्यता है, सोपी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और बनास सभ्यता, ठीक है। सोपी सभ्यता के अंतर्गत क्षेत्र क्या है, कालीबंगा, याद रखिएगा, ठीक है। कालीबंगा भी आगे जाकर आप पढ़ेंगे, कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल करेंगे। याद रखिए राजस्थान का एक क्षेत्र है कालीबंगा, ठीक है। उसके बाद कालीबंगा के बाद दूसरा नंबर पे याद रखिए गणेश्वर सभ्यता उत्तर पूर्वी राजस्थान के लिए, और तीसरा याद रखिएगा बनास नदी का जो क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में आता है आपका आहार गिलुन क्षेत्र, जो अभी आपने सुना है ताम्रपाषाणिक मुख्य स्थल में, ठीक है। आहार और गिलुन को ज्यादा याद रखिएगा, बाकी को अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आहार और गिलुन को याद रखिएगा, जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा पश्चिमी महाराष्ट्र की तरफ देखेंगे आप तो सावलंदा, ठीक है, सावलंदा सभ्यता याद रखिएगा, जो कि जोरवे सभ्यता से इंपॉर्टेंस है सबसे ज्यादा। देखिए अगर आप आहार और गिलिन को याद रख पाते हैं, उसके बाद आपको जोरवे सभ्यता याद रखनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जोरवे सभ्यता, ठीक है। तो जोरवे सभ्यता मुख्य किसका भाग है, महाराष्ट्र का भाग है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में ये डेवलप हुआ था जोरवे सभ्यता, ठीक है। देखिए आपसे सामान्य तौर पर बता दूं मैं आपको, इसमें तीन प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले इजी क्वेश्चन, उसके बाद थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा सा मीडियम इजी हो, ठीक है, और उसके बाद सबसे टफ क्वेश्चन, ठीक है। टफ क्वेश्चन जब बनता है तो आपको बता दूं, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में जोरवे सभ्यता का विकास हुआ है, ठीक है, तो महाराष्ट्र, ठीक है। ये हो गया थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, क्योंकि ये जो है लोग नहीं पढ़ा करते इसको या याद नहीं रखते इसको, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचिए, हमने अभी 7 दिन की क्लास किया है, 1 घंटे में पूरा भारत का इतिहास का जो प्राचीन इतिहास है, खासकर पाषाण काल और आपका ताम्र पाषाणिक युग, 1 से 2 घंटे में आप पढ़ के खत्म कर देंगे, अब आराम से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आपने 7 दिन में उसका डिटेल थोड़ा थोड़ा याद रखा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप समराइज करना आप सीख जाएंगे इसमें कि पहले इसको क्या पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, फिर देखिएगा जोरवे सभ्यता बेसिकली क्या था, तो क्षेत्र था आपका दायमाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है दायमाबाद, ठीक है, और इनाम गांव, ठीक है, याद रखिएगा, नेवासा और सोंगावोन, ठीक है, सोंगावोन। तो आपको यहां पर 2 बातें याद रखनी है, कौन सा, दायमाबाद और इनाम गांव को याद रखिएगा, इनको मत भूलिएगा, ठीक है। किसमें, आपके जोरवे सभ्यता के अंतर्गत जो सभ्यता है, ठीक है, ये जोरवे क्षेत्र हो गया, ये जोरवे सभ्यता हो गया, और ये जोरवे के अंतर्गत दायमाबाद और इनाम गांव को कभी मत भूलिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं दायमाबाद से, ठीक है। अभी तक जो है आपके बैंकिंग सेक्टर के क्वेश्चंस, आपके एसएससी लेवल पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे आपके पीएससी और व्यापम में क्वेश्चन यहां से नहीं आते हैं, ठीक है। पीएससी और व्यापम में क्वेश्चन आपको 10 साल में एक आध बार दिखेगा यहां से क्वेश्चन, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, लेकिन जब आप मेंस लिखते हैं, पीएससी के मेंस लिखते हैं, तो यही जानकारी आपको पता होनी चाहिए, और इससे आपको लिखने में बहुत फायदा होगा कि आपको यहां पर मेंस लिखने का बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग व्यापम और पीएससी के फर्स्ट वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत लेने वाली बात यहां पर नहीं आएगी, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट आपका इसके बाद आता है आपका बलूचिस्तान पढ़ लिया आपने, सिंधु क्षेत्र पढ़ लिया, राजस्थान पढ़ लिया, पश्चिमी महाराष्ट्र पढ़ लिया, उसके बाद आता है आपका पश्चिम
मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये क्षेत्र तो बिल्कुल याद रहेगा, मालवा मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है, ये तो भूलने वाली बात ही नहीं है। मालवा का क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहाँ का जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं दंगवाड़ा कायथा, ठीक है। अभी मैंने बताया था कायथा का क्षेत्र और दंगबाड़ा का क्षेत्र, ठीक है, दंगबाड़ा कायथा। और उसके बाद देखिएगा उत्तर प्रदेश का आचार कलर्ड, ठीक है, आचार कलर्ड और अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा जो है ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरजी खेड़ा जो है, अतरंजी खेड़ा भी कहा जाता है इसको। और ये जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के लिए बहुत फेमस क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके तांबे के साक्ष्य मिले हुए हैं। तांबा जो है यहाँ पर भंडारण के तौर पर देखा जाता है, इसका नाम आता है अंतरजी खेड़ा का नाम पे, ठीक है। तो ये 2-3 क्षेत्र हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, जो कि देखिए सबसे पहले जिसमें आपको याद रखना है राजस्थान का क्षेत्र, ठीक है, राजस्थान का क्षेत्र। पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए याद रखना है आपको, और पश्चिम मध्य प्रदेश के लिए तो आपको मालवा सभ्यता याद रख लेना है। जगह का नाम अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन यदि आपको उत्तर प्रदेश का क्षेत्र याद रखना है तो यहाँ पर अंतरजी खेड़ा को याद रखना है थोड़ा सा आपको, ठीक है। तो कौन कौन से क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो गए तो आपको बता दूं, आपको राजस्थान के क्षेत्र इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र का, ठीक है, दायमाबाद वाला क्षेत्र याद रखना है, और उसके बाद पश्चिम मध्य प्रदेश का मालवा सभ्यता याद रखना है, और उत्तर प्रदेश का अंतरंजी खेड़ा याद रखना है आपको, ठीक है, जो कि लाल किला से ही कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, देखिएगा अब एक एक करके थोड़ा डिटेल कर रहे हैं, कहां कहां पर क्या क्या मिला है। इससे क्या होगा, अब आपके दिमाग में वो चीजें 2 बार 3 बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो अब आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग एक देखिए इस सभी प्रोग्राम को बनाने का इस तरीका का सबसे मेन चीज क्या है कि आप किसी बात को 2 से 3 बार 4 बार 5 बार सुन रहे हैं तो वो एक बार रिपीट होगा, दूसरी बार होगा तो आपके दिमाग में वो चीज वो शब्द आ जाएगा। आहार और गिलिंद को तो नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। उसी प्रकार अतरंजी खेड़ा को भी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। उसी प्रकार दायमाबाद और इनाम गांव को नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि इसको आप बार बार सुन रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा फिर से आप वापस देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिएगा इनाम गांव, ठीक है। तो ताम्रपाषाण कालीन जो है क्षेत्र में महाराष्ट्र के अंतर्गत, पश्चिमी महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है ये। यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकानों, गोलाकार गड्ढों वाले मकानों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। गोलाकार गड्ढों के मकान, आपने इग्लू देखा है? इग्लू समझते हैं आप लोग, सभी लोग बताइए क्या होता है इग्लू? बर्फ का घर, ठीक है। बर्फ का घर जो होता है उसे इग्लू कहा जाता है, लेकिन उसको बनाने के जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा अलग होता है। जब आप देखेंगे इसको कैसे बनाया जाता है तो आप देखिएगा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, पूरा राउंड शेप में ऐसा होता है, लेकिन आपके रहने के लिए ना जगह जो होता है उसको ऊपर उठा दिया जाता है। यहाँ पर आप यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर इसका दरवाजा होता है और ऊपर रहते हैं आप, ठीक है। और इसमें गर्मी लगती है, सोच लीजिए बर्फ का घर है ये और इसमें गर्मी लगती है, ठीक है। तो इस तरीके की जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, उसी प्रकार आपका गोलाकार गड्ढों वाले जो मकान बनते हैं ना वो उसी तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो आकृति कुछ उसी तरीके की होती है। कभी कभी ये जमीन के अंदर गोला गड्ढे बनाकर भी रहते थे इसमें, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि आपको 2 चीजें याद रखनी है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में क्या मिला है, कच्ची मिट्टी के मकानों का जानकारी मिलता है और गोलाकार गड्ढों वाले मकानों की जानकारी मिली है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दायमाबाद में आ जाइए। दायमाबाद भी महाराष्ट्र का क्षेत्र है। यह स्थल प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। आगे जाकर इसको पढ़ेंगे, याद रखिएगा। अभी आप सिंधु नदी घाटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा दायमाबाद वहां का बहुत मुख्य क्षेत्र है, ठीक है। तो अभी उसकी कहानी को याद रखिएगा, और किस नदी के तट पर है ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा दायमाबाद, ठीक है। तो प्रवरा नदी के तट पर है, याद रखिएगा। अभी आपको 4 नदियों का नाम याद रखना होगा कि दासक नदी कहां पर है, ठीक है, प्रवरा नदी कहां पर है। क्यों? क्योंकि जब पुराने साक्ष्य होंगे ना, देखिए आपको जितने भी साक्ष्य या जितने भी सभ्यता मिल रही है वो कहां पर मिल रही है, नदियों के किनारे मिल रही है। नोटिस किया आप लोगों ने? जैसे सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा साक्ष्य या सबसे पहली सभ्यता कौन सी है, बताइए। विश्व की सबसे पहले सभ्यता किसकी बात की जाती है? अभी तक आपने कितनी सभ्यता का नाम सुना है? कुछ नाम बताइए। ये तो सिंधु घाटी तो हमारे भारत की होगी, उससे पुरानी सभ्यता कोई है? देखिए अगर आप सुनते हैं सभ्यता के बारे में तो सबसे पहले जो सभ्यता सुनते हैं आप, इसे कहते हैं रोमन सभ्यता। रोमन सभ्यता या मिस्र की सभ्यता सुने होंगे आप लोग। मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर है? अभी हमारे प्रधानमंत्री को कहा कि सबसे सर्वोच्च उस देश की सर्वोच्च नागरिकता की आपको सम्मान दिया गया है? आप लोग ऐसे करंट अफेयर छोड़ेंगे तो आपका सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होना है, भले इतिहास बहुत ज्यादा पढ़ लीजिए आप, ठीक है।
तो आपको पता होगा मिस्र में एक सम्मान है जो प्रधानमंत्री को दिया गया, ठीक है, नाहल द मिस्र कहा जाता है, ठीक है। तो आपको जानकारी होगी कि प्रधानमंत्री को यह सम्मान जो है लगभग इससे पहले बहुत कम लोगों को दिया गया है ये सम्मान, ठीक है। ये मिस्र में दिया गया है। ये नाहल जो आपका सम्मान है ये नील नदी के नाम पर किया गया है। मतलब ये नील नदी जो है ये मिस्र के पास से गुजरती है, और याद रखिएगा इसी से डेवलप होता है आपका रोमन सभ्यता, ठीक है, पूरी तरीके से। तो देखा आपने नदी इंपॉर्टेंट कितना हो गया, ठीक है। दूसरा आपको पता होगा कि सिंधु घाटी की बात करते हैं आप लोग, सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। तो इसका मतलब है जितना भी सिविलाइजेशन है, जितनी भी सभ्यता है, सभी नदी के किनारे ही है, ठीक है। तो यही कारण है कि आपको यह पूछा था कि यह सभ्यता कहां डेवलप हुई है, किस नदी के किनारे हुई है, और यही कारण है कि नदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके दासक नदी हो गया, ठीक है, आपके यमुना नदी हो गई, आपकी गंगा नदी हो गई, आपकी सिंधु नदी हो गई, आपकी सरस्वती नदी हो गई। ये सभी नदियों के नाम आपको आगे जाकर सुनना है और इतिहास में इसको पढ़ना है, ठीक है। देखिए मैं आपको बहुत ज्यादा कहानी के तौर पर सुनाना नहीं चाहता, मैं आपको चाहता हूं कि आप फोकस करें कि एग्जाम कैसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी नदियां क्यों याद रखनी है आपको और क्यों ये सारे कनेक्शन आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो आपको बता दूं कि सभ्यता के तौर पर आपको 3-4 सभ्यताओं का नाम याद रखना है। पहला सबसे पुराना सभ्यता जो है वो रोमन सभ्यता या मिस्र सभ्यता कहलाता है, याद रखिएगा सबसे प्राचीन सभ्यता कहलाता है, ठीक है। दूसरी सभ्यता के तौर पर हम देखते हैं आपका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके साथ याद रखिएगा इसी के साथ 3 सभ्यताओं का नाम आता है। एक आता है सुमेरियन सभ्यता, ठीक है, सुमेरियन सभ्यता, और इसके बाद आता है मेसोपोटामिया सभ्यता। ये 4 सभ्यताओं का नाम याद रखिएगा। ये सामान्य तौर पर सबसे प्राचीन सभ्यता है, यही 4 सभ्यता सबसे प्राचीन है। इसमें सबसे प्राचीन है आपका रोमन सभ्यता, और 3 जो है अपने समय के इक्विवेलेंट रहे हैं, ठीक है, यानी तीनों जो है समान तौर पर विकसित हुए हैं, सुमेरियन, मेसोपोटामिया और आपका सिंधु नदी घाटी सभ्यता जो है, ये तीनों सभ्यता, ठीक है। सबसे प्राचीन कौन सा है? रोमन सभ्यता सबसे प्राचीन मानी जाती है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे पुराना सिटी या विश्व का सबसे पुराना देश किसे कहा जाता है? विश्व का सबसे पुराना देश, ये सब इतिहास के पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको इतिहास से जुड़ना है और विश्व के इतिहास को समझना है तो आपको ये सब चीजें भी याद रखनी होगी। चलिए, तो याद रखिएगा इटली, ठीक है, इटली को विश्व का सबसे प्राचीन देश कहा जाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कभी कभार आपके टॉपिक में कभी कभार आएंगे, आगे पढ़ेंगे, आप सुनेंगे इसको, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, देखिएगा तो दायमाबाद। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट हैं, बस आपको मैं जहां पर बता रहा हूं कि इसको याद कर लीजिएगा। मतलब याद कर लीजिए कि दायमाबाद किस नदी के तट पर है, तो प्रवरा नदी के तट पर है, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा यहां से तांबे की 4 प्रमुख स्थल वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। रथ चलाते हुए मनुष्य, हाथी, सांड और गेंडा के आकृतियां, ठीक है। ये चारों चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि दायमाबाद से जो 4 तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, क्या क्या प्राप्त हुआ है? पहला है रथ चलाते हुए मनुष्य, दूसरा है हाथी, तीसरा है सांड और चौथा है आपका गेंडे की आकृतियां, ठीक है। 4 चीजें याद रखिएगा। यानी रथ चल रहा है, रथ में आपने ये सोच लेना है कि 3 चीजों को बांधा गया है। उस रथ में मनुष्य जो पीछे बैठा हुआ है उसमें 3 चीजें बनी है। घोड़ा नहीं है, याद रखिएगा उस रथ में। उसमें क्या क्या चीजें हैं? उसमें हाथी भी है, ठीक है, सांड भी है और गेंडा भी है, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है कि आप इससे याद रख पाएंगे कि रथ जो है वो 3 चीज चल रहा है, बस घोड़ा नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए देखिएगा यहां से कलश सावधान के प्रमाण मिलते हैं। कलश घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिलता है। यहां सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल है, ठीक है। याद रखिएगा कलश के बारे में आपको पता होगा कि मृत्यु के बाद जब शवदान किया जाता है, ठीक है, मतलब शव को जला दिया जाता है तो उसके राख को कलश में रख लिया जाता है, ठीक है। लेकिन पहले जलाया नहीं जाता था, तो उसकी हड्डियों को, बचने वाली हड्डियों को रखकर घर के आंगन या भीतर वाले कमरे में गड्ढे खोदकर गाड़ दिया जाता था, ठीक है। इस तरीके की जो सावधान प्रकृतियां हैं वो हमको इस क्षेत्र से मिलते हैं, यानी कि आपके दायमाबाद वाले क्षेत्र से मिलता है। तो याद रखिएगा दायमाबाद में सावधान की अलग अलग जो कलश संस्कृति है उसका अलग प्रमाण यहां पर मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है नवदा टोली, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ठीक है, नवदा टोली, याद रखिएगा। इसका उत्खनन HD साकलिया द्वारा किया गया था और यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। इस स्थल में चित्रित काले मृदभांड मिले हैं, ठीक है। काले मृदभांड का मतलब क्या होता है? काले मृदभांड मतलब काले मिट्टी के बर्तन, ठीक है, लेकिन मिट्टी तो लाल ही होगा, काला मिट्टी नहीं था, ठीक है। काले मृदभांड का सामान्य सा मतलब है कि वो जो रंग है वो काला है, यानी काले रंग की जो मिट्टी है, ठीक है। तो मिट्टी ना मिल करके जो
मृद भांड यानी बर्तन है, मिट्टी के जो बर्तन है वो काले रंग के हुआ करते थे। ठीक है, इसका बनावट जो है किस मिट्टी से है इसकी आइडिया नहीं है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये दिया जा सकता है कि जो मृद भांड थे वो काले रंग के मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अधिकांश मृद भांड जो आपको मिलेंगे वो काले रंग में मिलेंगे, यानी कि जो आपको प्याला शेप में ऐसा नजर आता होगा इस तरीके का। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो काले रंग में मिले हैं। ठीक है, काले मृद भांड। और एक बात याद रखिएगा कि इसका उत्खनन किसने किया था? एच.डी. साकलिया के द्वारा किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पहले भी नौदा टोली के बारे में ज्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश में नौदा टोली क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेवासा, नेवासा आपका महाराष्ट्र में है, पटसन का प्रथम साक्ष्य है। ठीक है, अब एक बात और क्वेश्चन याद रखिएगा, इतिहास में पूछा जाता है कि सबसे पहले किसकी खोज के साक्ष्य मिलते हैं, तो याद रखिएगा रुई के। ठीक है, यानी कि रुई का खोज जो है सबसे पहले हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, पटसन समझ पा रहे हैं? पटसन, पटसन आपको समझ में आ रहा है? पटसन किसे कहते हैं? जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, पटसन जो है रुई बनाए जाते हैं, वो पटसन है आपका। ठीक है, तो पटसन का जो साक्ष्य मिलता है याद रखिएगा ये सबसे पहले मिलता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों का प्रमाण मिलता है। ठीक है, और चाक किसे कहते हैं? नहीं, वो चौक नहीं है, बर्तन बनाने की जो मशीन होती है उसे चाक कहा जाता है। याद रखिएगा, आपने देखा होगा घड़ा बनाते हैं तो उसे राउंड घुमाते हैं, उसे चाक कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक। ठीक है, लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक के से जो निर्मित बर्तन है उसके प्रमाण मिलते हैं कहां पर? नेवासा में। ठीक है, तो यहां पर नेवासा में सिर्फ आपको एक बात याद रखना है कि आपको चौक याद नहीं रखना है, यहां पर याद रखना है पटसन के साक्ष्य मिले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यही है। ठीक है, पटसन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट आ जाइए, ताम्रवती किसे कहा जाता था? बताइए, अभी आपने पढ़ा है, ताम्रवती किसे कहा जाता था? आहार को। याद रखिएगा आहार को ताम्रवती कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें तांबे का या ताम्रपाषाणी जो स्थल है, सबसे इंपॉर्टेंट स्थल है इसका। ठीक है, यहां पर तांबे के साक्ष्य सबसे ज्यादा मिले हैं। ठीक है, देखिएगा यहां से प्राप्त काले मृद भांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जो काले मृद भांड है, काले कलर के जो बर्तन है, काले रंग के जो बर्तन है, उसमें सफेद सफेद जो है इस तरीके की धारी की जानकारी मिलती है। यानी कि अगर मान लीजिए ये बर्तन है जो कि सफेद हो जा रहा है, देखिए ये हमारा इस तरीके का बर्तन है मान लीजिए, और इस बर्तन में जो है इस तरीके से धारी बना हुआ सफेद रंग का। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए काले मृद भांड में सफेद रैखिक चित्रों से सजे हुआ ये जानकारी मिलता है। ठीक है, कहां पर? ताम्रवती में। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए ताम्रवती आपको याद हो गया है। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद देखिएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाणी युग के लोग पशुपालन और कृषि करते थे। ठीक है, मतलब यहां पर दो चीजें होती थी, शिकार गायब हो गया धीरे धीरे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या आ गया है? पशुपालन और कृषि आ गया है। ठीक है, हालांकि शिकार हो रहा है लेकिन इसकी जो प्रवृत्ति है बहुत कम हो गया है। ठीक है, देखिएगा वे गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस रखते थे तथा हिरण का शिकार करते थे। ठीक है, मतलब जिसको पाल सकते हैं उसको पालते थे और जिसको नहीं पाल सकते हैं उसको मारते थे। ठीक है, ये तरीका था इनका। देखिए मनुष्य ना हमेशा से महत्वाकांक्षी रहा है, याद रखिएगा, जिससे उसको फायदा होता है उसको जल्दी नहीं मारता है। ठीक है, हाँ कुछ लोग होते हैं जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझ के फिर काट देते हैं उसको, लेकिन याद रखिएगा बहुत रेयर है कि जब मनुष्य हमेशा महत्वाकांक्षी रहा है वो जीवन को आगे तक, भविष्य तक सोचने का प्रवृत्ति रखता है। और हमेशा से देखिएगा बहुत कम देश के ऐसे लोग हैं या मनुष्यों की जो प्रजातियां अलग अलग जगह पर हैं उनमें बहुत कम लोग हैं जो अपने वंशज या कुल के बारे में आगे नहीं सोचते। ठीक है, लेकिन अधिकांश लोग जो है अपने कुल और वंश के बारे में आगे लगातार सोचते हैं और उनके लिए कहीं ना कहीं एसेट्स बना के चलते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के लोग जो होते हैं वो ज्यादा प्रीफर करते हैं अपने जीवन को जीने के लिए। ठीक है, कि अपने जीवन को जी देंगे और जितना भी एसेट्स है हमारा और अपना जितना खर्च है वो पहले खर्च कर देंगे, वो आगे अपने वंशज के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि वहां की जनसंख्या एक लिमिट जनसंख्या में शामिल हो जाती है। ठीक है, आपको पता होगा कि अब पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ठीक है, जून में इसने अपना ये सम्मान प्राप्त किया है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, और आपको बता दूं ये कभी कम नहीं होने वाला और हम सुपर हिट रहेंगे परमानेंट, यानी 2075 से भी तक। ठीक है, 2075 तक भी हमारा जो रिकॉर्ड है वो कोई तोड़ नहीं सकता और आगे चलकर हम लोग कहीं अरबों में, जो अभी आज तो हम लोग अरब में पहुंच चुके हैं,
कहीं ना कहीं अब हम लोग 10 अरब के आसपास पहुंच जाएंगे, ठीक है। और 10 अरब की जनसंख्या वाला यह देश जो है विश्व में, याद रखिएगा 2075 तक आगे आने वाले, अभी आप ऐसे कुछ, जो अमेरिका की एक सेंस है, ठीक है, अमेरिका की एक सेंस है, याद रखिएगा, इसने पब्लिकेशन में अपने पब्लिक एक परिचर्चा में, ठीक है, एक एनालिसिस किया। उस एनालिसिस में यह बताया है कि आने वाले समय में हम लोग जो है दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, यूएसए को भी पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जानकारियां, और साथ ही साथ हमारा देखिए हमारी जो जनसंख्या है ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, ठीक है, निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। निगेटिव कैसे है? जनसंख्या के कारण क्या होगा हमारा, मतलब जो आज भोजन का कंजप्शन है, ठीक है, फूड नीड जो है, बेसिक नीड है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में फैल जाएगा। आज एक घर में मान लीजिए 10 लोग हैं, और 10 लोग में मान लीजिए 1 किलो चावल की जरूरत होती थी, अगर वही 20 लोग होंगे तो 2 किलो चावल की जरूरत होगी, ठीक है, मतलब 3 किलो की जरूरत होगी। तो ऐसे क्या होगा कि फूड कंजप्शन बहुत तेज बढ़ेगा। तो हमें ये नेगेटिव मार्किंग हो गया हमारा। पॉजिटिव मार्किंग क्या होगा कि अगर भारत देश में ऐसा भीड़ हो रहा है तो हमें बाहर कुछ एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे देश वाले ही खा लेंगे सब कुछ, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि आपको बाहर किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं कि हमारा सामान कौन खरीदेगा, ठीक है, हमारे लोग ही हमारा सामान खरीद के खत्म कर देंगे। तो ऐसे हमारा मतलब जो बिजनेस है और हमारा जो पूरा को पूरा जो जीडीपी है वो अंदर ही ग्रोथ होने लगेगा, किसी और देश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, ठीक है। और आने वाले समय में हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ पर भी जो अभी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने वाले हैं। तो उससे भी हमारा जो पैसा बचेगा उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा भारत में, और इसके कारण क्या होगा कि बहुत बड़ा एक बूम आने वाला है, जिसमें हमारा जो फाइनेंस ईयर होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें आपको सुनने को मिलेगा। चलिए वापस आते हैं, देखिएगा तो यहां पर समझिएगा पशुपालन और कृषि जो है इस समय ताम्रपाषाण काल में किया जाता था। ये लोग गेहूं और चावल उपजाते थे, वे मसूर, उड़द, मूंग आदि के अतिरिक्त कई दलहनी फसलें भी पैदा करते थे, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें याद रखिएगा, यहां पर सबसे ज्यादा फेमस क्या है, गेहूं और चावल, ठीक है। ये समय जो है काफी पुराना है, ईसा पूर्व से पहले की बात कर रहे हैं, और उस समय भी गेहूं चावल चला आ रहा था, ठीक है, आज तक चल रहा है। तो ये समझिएगा कि इतिहास से कितना इंपॉर्टेंट है गेहूं और चावल, मतलब आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये खाना है, ठीक है, क्योंकि आपसे ज्यादा पुराना है। और दूसरी बात, ये इतिहास में सबसे पहले जो है डेवलप हो चुका था, हमें जानकारी थी कि ये जो है हमारे अनाज के तौर पर जाना जाएगा, ठीक है। तो आगे चलिएगा, देखते हैं। इसके बाद देखिएगा ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित थे, ठीक है, यानी पक्की ईंट कुछ जानकारी थी इनको, परंतु इनका प्रयोग कभी कभी ही होता था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी तट पर अवस्थित दायमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अभी आपने प्रवरा नदी पढ़ा था, ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, आपके गोदावरी नदी भी यहां पर है। क्यों? आपको पता होगा कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, आपको पता होगा नासिक, सुना है नाम इसका, ठीक है। नासिक के पास ही है आपका त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबक, ठीक है। ये त्र्यंबकेश्वर क्या है, पहाड़ है, जहां पर आपको पता होगा कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में, शिवलिंग में एक आपका क्षेत्र है, ठीक है। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं आप गोदावरी, ठीक है। तो ये जो आपका जोरवे स्थल है उसमें गोदावरी तट यानी दायमाबाद जो क्षेत्र है आपका, ये गोदावरी, देखिए आप जो प्रवरा नदी पढ़ेंगे उसका दायां तट और बायां तट मैच करिएगा, और गोदावरी नदी का जो तट है वो मैच करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों क्षेत्र इसके पास होते हैं, ठीक है। यानी दायमाबाद के आसपास जो है प्रवरा नदी पर है और गोदावरी नदी भी है। तो इसका मतलब है अगर यदि ऑप्शन में आपका प्रवरा नदी है तो ज्यादा सही आंसर आपका प्रवरा नदी होगा। उसके बाद अगर प्रवरा नदी नहीं है तो गोदावरी नदी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। दैमा, क्योंकि खासकर अभी आगे जाकर सिंधुगढ़ नदी घाटी पढ़ेंगे आप तो उसमें दैमाबाद फिर से आएगा वापस, ठीक है, क्षेत्र। चलिए, यह लगभग 20 हेक्टेयर से में विस्तृत है, इसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा कुछ याद रखने वाली बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा गोदावरी नदी और प्रवरा नदी दो क्षेत्र हैं, दो नदियां हैं दैमाबाद के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद आता है आपका कि दैमाबाद की ख्याति अधिक संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धियों के लिए है। देखिए आप कांसे आ रहे हैं, धीरे धीरे कांसे के पास पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ने के लिए तो हम तांबे से कांसे की तरफ पढ़ते हैं, लेकिन होने के लिए ये उल्टा हुआ है हमारे भारत में, ठीक है। पहले हमारा जो समय है ये कैसे आप तय करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि तांबा जो ताम्र युग रहा है हमारा, ठीक है, ये बाद में आया है और कांसे युग पहले आ जाएगा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को पहले पढ़ेंगे आप कि ये संस्कृति हमारे यहाँ पहले आई थी, और बाद में तांबे का जो क्षेत्र है या ताम्र युगीन है वो बाद में फैलेगा, ठीक है। चलिए तो देखिएगा
उपलब्धि के लिए जाना जाता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक स्थल ताम्रपाषाण कालीन थे। इनमें इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से अधिक घर और कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद तथा खाई से घिरी हुई है। ठीक है, महाराष्ट्र में लोग मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण की दिशा में दफना दिया करते थे। ठीक है, चलिए इतना जानकारी केवल बस आपको याद रखना, इनाम गांव और दैमाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। मिट्टी की स्त्री मूर्तियां से प्रतीक होता है कि ताम्रपाषाणिक युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण की विधि से परिचित थे पहले से ही, और मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली बनी मिट्टियों के वृषभ आकृतियां यह कहती है, देखिएगा वृषभ मतलब बेसिकली क्या है, सांड होता है, और ये धार्मिक पंथ का प्रतीक होता है। ठीक है, आगे भी आप पढ़ेंगे, सांड का जो प्रतीक है हमारा धार्मिक प्रतीक माना जाता है। ठीक है, यानी प्राचीन सभ्यता में सांड को धार्मिक प्रतीक के स्वरूप में देखा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा गेंडा और सांड दोनों जो है धार्मिक प्रतीक के रूप में माना गया है। ठीक है, इवन हाथी को भी कहीं कहीं पर आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आपने हाथी, गेंडा और सांड जो है ये पढ़ा है, लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आपकी बात आएगी कि सबसे ज्यादा तीनों में सबसे ज्यादा किसको माना जाता था, तो सांड को माना जाता था सबसे ज्यादा। ठीक है, गेंडा और हाथियों से ज्यादा सांड को माना जाता था धार्मिक प्रतीक के रूप में। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट है कायथा। कायथा क्षेत्र जो है आपका कहां पर है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, एक घर में तांबे के 29 कंगन, 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। ठीक है, तो देखिए अब धीरे धीरे औजार तांबे से बनना चालू हुआ। ठीक है, और आपको बता दूं कि महिलाओं के जो सुसज्जित सामान है, ठीक है, मेकअप किट्स कह सकते हैं इसको, तो अब वो सारी चीजें भी यहाँ पर मिलती थी। धीरे धीरे आगे आप पढ़ेंगे कि लिपस्टिक मिला है, काजल मिले हैं, ये सब चीज मिलने लगेंगे। ठीक है, मतलब ये शुरुआत में आप ये कह सकते हैं कि अभी से इसका प्रचलन नहीं था। ठीक है, काफी पहले से इसका प्रचलन चला आ रहा है, लगातार आपको ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता पहुंचेंगे तो आपको और भी चीजें यहाँ पर जानकारी मिलेगी। देखिएगा नेक्स्ट है आपका कि गणेश्वर नामक स्थल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह राजस्थान में खेतड़ी, ठीक है, ये क्षेत्र आपको याद आ गया अभी। ठीक है, तो मैंने अभी खेतड़ी का नाम बताया था आपको, तो ये गणेश्वर क्षेत्र पर संबंधित है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आज भी तांबे के साक्ष्य जो हैं भंडारण में काफी तेज में है। ठीक है, यानी भारत में भंडारण की दृष्टि में राजस्थान का खेतड़ी नामक क्षेत्र जो है ये सबसे ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट स्थित है। तो तांबे का जो खान है आज भी कहां पर है, खेतड़ी में है, याद रखिएगा। ठीक है, इस क्षेत्र में खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं जैसे तीर के नोक, बर्छे के फाल और बस्तियां, सेल्ट, कंगन, छेनी, ये सभी तांबे के मिले हैं और मजबूत नहीं होते थे, याद रखिएगा। ठीक है, तांबे के युग जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चले हैं। इसका कारण यही है कि तांबा जो धातु है वो मजबूत नहीं था, और ये मजबूत नहीं होने के कारण, ठीक है, ये अधिकांश चीजों में इसका, देखिए इसको ताम्रपाषाणी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको तांबे और पत्थरों के साथ मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, मतलब मेल्ट करके नहीं, मतलब मिक्स करके बनाया गया कि मजबूती के तौर पर पत्थरों का प्रयोग और धातु के तौर पर तांबे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि देखिए पत्थरों में मेहनत ज्यादा लगेगा और जो तांबे का धातु है उसमें मेहनत कम होता है। ठीक है, तो उस संबंध में यहां पर तांबे और पत्थरों के साथ मिलाकर जो है ये युग बना, ताम्रपाषाण कालीन युग कहलाया। ठीक है, और यहां पर बस आपको इस पूरे लाइन में आपको याद रखना है कि खेतड़ी कहां पर है और ये किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है, तो गणेश्वर सभ्यता से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, खेतड़ी नामक स्थल। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता, ये दो ही बातें आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। ठीक है, आप जोड़ पा रहे हैं हम धीरे धीरे, हड़प्पा सभ्यता जो है कैसे जुड़ रहा है इससे। ठीक है, तो तांबे की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के साथ जुड़ रहा है धीरे धीरे। तो देखिएगा, हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषि जीवी, मुख्यतः शिकार जीवी थे, और गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये प्राक हड़प्पाई मतलब कि हड़प्पा से पहले के लोग कहे जाते हैं किसको, आपके गणेश्वर के लोगों को, कि ये हड़प्पा से पहले वहां पर डेवलप हुए थे। ठीक है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई है, यानी कि कहा जाता है ये है कि इन्हीं के ऊपर, ठीक है, इन्हीं ताम्र जो युग है उस ताम्र युग के बाद जो है हड़प्पा जो है संस्कृति डेवलप हुई है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर याद रखिएगा गैरिक रंगीन मृदभांड, ठीक है, ओसीपी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, गैरिक रंगीन मृदभांड, ठीक है,
तो गैरिक रंगीन मृत भांड जो है इसके साक्ष्य मिले हैं गणेश्वर क्षेत्र में, याद रखिएगा, और ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, ये जो बेसिकली गैरिक रंगीन मृत भांड है ये मिट्टियों के प्रकार हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मिट्टी का प्रकार है जिसमें ये बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है रंगीन मृत भांड मतलब कलरफुल मिट्टी होता है, याद रखिएगा। और ये एक बार पूछा गया था, आपके पीएससी में क्वेश्चन आया था। ठीक है, गैरिक रंगीन मृत भांड जो है इसके साक्ष्य कहां प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो गणेश्वर, खेतड़ी, राजस्थान, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसे कहा जाता है शॉर्टकट में ओसीपी। ठीक है, ओसीपी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिएगा कैथा संस्कृति। अब इसी के आगे देखिएगा एमपी का जो कुछ क्षेत्र है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा ये संस्कृति जो है लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व का माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के समकालीन कहलाता है। इसके मृत भांडों में कुछ पाक हड़प्पाई लक्षण पाए गए हैं, साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। ठीक है, इग्नोर कीजिएगा, इतना यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बस आपको एक बात याद रखनी है कि कैथा जो है ये मध्य प्रदेश की संस्कृति है। ठीक है, मुख्य तौर पर ये हड़प्पाई संस्कृति का समकालीन कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा नवदा टोली, एरण और नागदा में पाई गई मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व की है। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है आपको बता दूं, आप केवल संस्कृति का नाम याद रख लीजिएगा कि कौन कौन संस्कृति है। तो जैसे यहां पर आपका मालवा संस्कृति हो गया, यहां पर आपका कैथा संस्कृति हो गया। ये एक्चुअल में कहां की संस्कृति है, बस इतना आपको याद रखनी है। ठीक है, मतलब अगर देखिए इसके 3 फेज हैं, इसको पढ़ने के 3 फेज हैं। अगर आप चाहें तो ये याद रख सकते हैं कि ये जो संस्कृति है क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, कौन सी संस्कृति किस क्षेत्र से बिलोंग करती है, किससे संबंधित है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन में आपको डीप जाना पड़ेगा, तो आप याद रख सकते हैं इसका समय काल कितना रहा है। ठीक है, 3 क्वेश्चन जो समय तौर पर बनाए जाएंगे इस पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद है ताम्रपाषाण कालीन में अनेक प्रकार के पाक हड़प्पाई ताम्रपाषाणी संस्कृतियां सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेश में कुभाग समुदाय के प्रसार में प्रेरक सिद्ध हुई तथा इसे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय का अनुकूल अवसर माना जाता है। ठीक है, और देखिएगा ताम्रपाषाण युग के कुछ कुभाग समुदाय सिंध के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े और कासे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। ठीक है, मतलब अब धीरे धीरे क्या डेवलप हो रहा है, आपके हड़प्पा या सिंध वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, सिंधु नदी घाटी का क्षेत्र है, वो डेवलप हो रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि ताम्रपाषाणी युग के जो लोग हैं वो धीरे धीरे मैदानों की तरफ चले गए। और मैदान मतलब जहां पर ज्यादा बाढ़ आता था ऐसे जगह पर। और क्यों गए, इसके जाने का कारण है कि वहां पर उपज क्षेत्र, देखिए जहां पर भी ज्यादा बाढ़ आएगा वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और उपजाऊ मिट्टी के कारण वहां पर खेती अच्छी होती है, याद रखिएगा। इसके कारण जो है अब लोग जो है मैदान की तरफ भागने लगेंगे। ठीक है, तो मैदान की तरफ जाने का मतलब सिर्फ एक ही चीज कारण होता है कि वहां पर जो क्षेत्र है वो कृषि के योग्य बहुत ज्यादा है, उपज के लिए बहुत फेमस क्षेत्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो नगरों की स्थापना में सफल हुआ, यानी कि अब ये माना जाता है कि यहीं से नगर जो है ये डेवलप होने लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां जो है 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व में आते आते लुप्त हो गई, यानी 1000 के आसपास जो है ये लुप्त हो गई है। इसका कारण है कि लोहे की खोज होना। तांबे विलुप्त तभी होते हैं या संस्कृतियां तभी विलुप्त होती हैं। देखिए संस्कृति का मतलब क्या है, आदमी लोग विलुप्त नहीं हुए यहाँ पर विलुप्त हुआ है वो धातु, उसका उपयोग कम हो गया। हालांकि आप तांबे का यूज तो आज भी कर रहे हैं, तो क्या तांबा विलुप्त हो गया? नहीं। ठीक है, लोग विलुप्त नहीं हुए, बस उसका उपयोग बदल गया है। देखिए आपके घर में अधिकतर सामान आप लोहे के होंगे, तांबे का कोई सामान रखे हैं आप लोग? थाली गिलास के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ना के बराबर है तांबे का युग जो है। इसीलिए जब आप सामान्य तौर पर किसी भी धातु का उपयोग ज्यादातर करते हैं तो वो उस युग का हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग देखिए आज हम लोग जो युग में जी रहे हैं वो एआई युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इसमें हम लोग देखिए ये पैनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहा है। मैं इसको टच करता हूँ, ये पूरा का पूरा लिख कर दे रही है। ठीक है, उसी प्रकार कंप्यूटर हो गया, उसी प्रकार हर एक चीज जो है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जुड़ गया है। यानी ये युग को हम क्या कहते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ये युग है। उससे पहले अगर आप जाएंगे तो आपको फिर चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बदलाव नजर आएगा। उसी प्रकार धातु का भी एक पीढ़ी रहा है, धातु का भी एक युग रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा लगभग यहां पर देखिएगा सोने के आभूषण केवल जोरवे संस्कृति में पाए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर सोने के आभूषण पाए गए हैं। साथ ही साथ देखिएगा लगभग 1200 ईसा पूर्व में के बाद पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणिक कालीन बस्तियां लुप्त होने का कारण वर्षा की कमी मानी जाती है। ठीक है, यानी वर्षा की कमी के कारण ये जो समय रहा है वो विलुप्ति के कगार पे चला गया, यानी लुप्त हो गया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब ये सिर्फ मान्यता है, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं, हाँ ये है
इतने क्वेश्चंस में जो निकल कर आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल बनता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको टफ क्वेश्चन याद रखना है तो यहां से बनता है टफ क्वेश्चन, याद रखिएगा। यही है सबसे ज्यादा, जितना आपने पढ़ा है उसका सबसे टफ क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं वो सभी हमारी मान्यता है, ठीक है, सभी हमारी मान्यता है। जैसे एक जो डिटेक्टिव होता है वो किसी केस के बारे में पहले एजप्शन करता है, वैसे ही हमारा जो साक्ष्य मिला है उसको देख देख के हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि होगा। जैसे कंगन मिल गया तो महिलाओं के लिए होगा, क्या पता उससे गोला बनाते होंगे, वो कोई जानकारी नहीं है, मतलब वो पहनने के लिए है। क्योंकि आज हम जिस कंगन का प्रयोग कर रहे हैं वो कंगन, आज बताइए, आज गोल कंगन पहनते हैं हम, लेकिन इसकी आकृति अलग अलग भी तो हो सकती है, ठीक है। कंगन का मतलब सिर्फ हाथ में धारण करने वाला, गोल होने की कहानी तो इसकी नहीं है, ठीक है। हाथ में धारण किए कंगन हो गया, लेकिन गोला होना ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ हम एज्यूम करते हैं कि आज जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं उस समय उसका प्रयोग वहां पर मिल रहा है तो वही प्रयोग होगा, ये अलग हो सकता है, याद रखिएगा। और जितने भी हमारे इतिहासकार हैं वो सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं चीजों को, और एज्यूम करके हमको पढ़ा रहे हैं और हम उसको पढ़ रहे हैं और हमारे एग्जाम में आएगा और हमको नौकरी देगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमको क्यों पढ़ना है, बिकॉज हमें नौकरी चाहिए यहां पर, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है इसमें, कि आपको ये याद रख लेना है कि कायथा संस्कृति जो है, ठीक है, कायथा संस्कृति जो है ये 2000 से 1800 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में रहा है, और ये चंबल नदी के क्षेत्र में रहा है, ठीक है। तो नदी का नाम या क्षेत्र का नाम आपको यहां पर याद रखना है। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश की संस्कृति है। मालवा संस्कृति जो है ये भी आपका मध्य प्रदेश की है, 1700 से 1200 ईसा पूर्व नर्मदा नदी के तट पर क्षेत्र में रहा है ये, ठीक है। उसके बाद आहार संस्कृति आपको याद होगा, राजस्थान के क्षेत्र में, ठीक है। तो 2100 से 1500 राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र से संबंधित है ये, ठीक है। तो इसके बाद प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व गुजरात के तटीय क्षेत्र में आता है ये। सावलदा संस्कृति 2300 से 2000 ईसा पूर्व महाराष्ट्र की धुलिया का क्षेत्र का है, ठीक है। और रंगपुर संस्कृति आपका गुजरात क्षेत्र का है, और जोरवे संस्कृति आपका महाराष्ट्र क्षेत्र का है, ठीक है, दायमाबाद क्षेत्र में। देखिए याद करना बहुत आसान है, आपको इसमें सिर्फ दो चीजें याद नहीं होगी, एक आपका प्रभास और एक आपका सावलदा, ठीक है। बाकी सभी चीजें याद हो जाएगी, क्योंकि आगे चलकर आपको फिर से संस्कृति का नाम सुनने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की संस्कृति है, ठीक है। कायथा और क्या है, मालवा। मालवा तो भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि मालवा ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है, मालवा का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है आपका, ठीक है। तो कायथा बेसिकली क्यों नहीं भूलेंगे, कायथा को पहले याद रखिएगा, ये चंबल नदी के आसपास है, चंबल के डाकू, ठीक है। तो चंबल के डाकू का जो क्षेत्र है, यानी चंबल का जो क्षेत्र है, वहां पर यह कहा जाता है कि वहां जो नदी है चंबल की, वहां का पानी ही कुछ अलग है। वहां पर लोग जो रहते हैं उनकी आवाज, वाणी में भी एक बदलाव रहेगा, और वहां के लोग जो है एग्रेसिव रहते हैं, हमेशा एग्रेसिव, ठीक है। मतलब वो हमेशा से सरकार के विरोध में काम करने का काम करते हैं। आपको दिखेगा जितने चंबल में जितने डाकू हुए हैं सभी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कायथा क्षेत्र जो है ये भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करता है, ठीक है। मतलब ये लोग डाकू नहीं थे, मतलब ये है कि इस समय जो है चंबल के जो संस्कृति थी उसे कायथा संस्कृति के तौर पर जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद मालवा संस्कृति, नर्मदा नदी, ठीक है, याद रखिएगा। एमपी का पानी या एमपी का जो मुख्य नदी है वो नर्मदा नदी है, याद रखिएगा, ठीक है। और आपका क्षेत्र होता है आपका मालवा क्षेत्र, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे मालवा क्षेत्र भी एक, मतलब समझिए मालवा का जो पठार है, ठीक है, ये भी आपको दिखेगा कि चंबल के ही आसपास का पूरा क्षेत्र डेवलप हो रहा है। यानी ये कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति आपस में आसपास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। आपको ये अभी जितने भी लोग सुनने में, आगे पूरी इतिहास की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको ये दोनों क्षेत्र आएगा, जहां पर आप देखेंगे कि कैसे डाकू जो है इस दोनों क्षेत्र में डेवलप हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आहार संस्कृति राजस्थान का है, ठीक है। उसके बाद गुजरात, राजस्थान के बाद गुजरात में प्रभास, ठीक है, बाहुबली, याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिएगा महाराष्ट्र में आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में दो, ठीक है, महाराष्ट्र में दो हैं आपके, यहां पर एक महाराष्ट्र और ये दायमाबाद का, ठीक है। तो सावलदा और जोरवे संस्कृति को याद रख लीजिएगा। रंगपुर याद रखिएगा, रंगपुर अभी आगे जाकर आपको मिलेगा आपके सिंधु घाटी सभ्यता में। तो रंगपुर का जो क्षेत्र है वो गुजरात का है। तो गुजरात के दो क्षेत्र, महाराष्ट्र के दो क्षेत्र, राजस्थान के एक क्षेत्र और एमपी के दो क्षेत्र, ठीक है, याद रहेगा। मुझे लगता है याद हो गया होगा, एक बार दोहराते हैं। देखिएगा पहले नंबर पे आता है एमपी। एमपी में कौन से दो सभ्यताएं हैं, संस्कृति हैं, कायथा और मालवा, ठीक है। पीछे मत देखिए, मेरी आंखों में देखिए, समझ में आ जाएगा आपको कि आप पीछे देखेंगे तो समझ में आता है कि आप अभी भी पढ़ने की जरूरत पड़ रही है आपको। तो कायथा और मालवा, ठीक है। उसके बाद गुजरात की दो संस्कृति का नाम बताइएगा मुझे जल्दी से। रंगपुर सामान्य तौर पर, दूसरा कौन सा है, प्रभास, ठीक है। तो देखिए अभी
एक सामान्य सी बात है कि गुजरात में, गुजरात का जो क्षेत्र है, ठीक है, प्रभास और रंगपुर, ये दो क्षेत्र हैं। प्रभास को थोड़ा याद करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये बार बार हमने सुना नहीं है इसको, ठीक है। तो लेकिन याद रखिए गुजरात का प्रभास और रंगपुर, ठीक है। महाराष्ट्र के दो संस्कृति कौन कौन सी है? एक आपका जोरवे और सावलदा, ठीक है, सावलदा संस्कृति याद रखिएगा। इसके बाद एक बच जाता है आपका, वो है आपका एक कौन सा बच गया है? राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान का याद रखिएगा आहार गिलुंद क्षेत्र, ठीक है। आहार का जो संस्कृति है आहार गिलुंद कहलाता है, याद रखिएगा। तो ये बहुत सरल है, बस आपको एक बार थोड़ा सा सन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन आप यहां पर क्षेत्र का किससे संबंधित है याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। देखिए यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसमें? कोई भी क्वेश्चन है इसके, जहां तक हमने पढ़ा है उसमें से कुछ लगा हो आपको? ठीक है, मुझे लगता है आपके अंदर जो क्वेश्चन पनप रहा है वो यही है केवल कि सर इसको पढ़ना कैसे है या कैसे इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये जो जितने टॉपिक हैं इनके क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, तो क्वेश्चन दूंगा तो आपके आंसर उससे निकलेंगे ना, तो आपको ये टॉपिक याद आ जाएगा वापस, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का थोड़ा वेट कीजिए, 4 दिन वेट करना है आपको, और उस 4 दिन के बाद 5वें दिन में आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसका पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन से ही आपको बता दूं पहले ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आंसर भी पहले दे दिया जाएगा, और साथ ही साथ उसी से 20 क्वेश्चन भी आएंगे। तो आप समझ लीजिए इतना सरल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। बस मैं ये देखना चाहता हूँ वो 100 क्वेश्चन आपको याद होता भी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा कि आप 20 क्वेश्चन उसमें से छाट कर आएगा 100 क्वेश्चन में से। तो शुक्रवार के दिन पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, शनिवार को टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे, ठीक है। याद रखिएगा तांबे के औजार यहां से प्रारंभ होता है। इनमें से अधिकांश लोग तांबे के पिघलाने की कला जानते थे, यानी तांबे को कैसे पिघलाना है, कितने गर्मी में पिघलता था, इनकी जानकारी इनके पास बिल्कुल थी, ठीक है। लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय के लोग चाक पर बने काले लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे। चित्रित मृत भांड का सबसे पहले प्रयोग करने वाले इसी समुदाय के लोग हैं जो खाना पकाने और खाने पीने सामान रखने के लिए इन मृत भांडों का प्रयोग करते थे। तो याद रखिएगा ताम्रपाषाण में आपको जो समुदाय दिखेंगे, ठीक है, उनमें ये लगभग आपको जो 6-7 समुदाय दिख रहे हैं, वो सारे समुदाय जो हैं अब इस प्रकार से मिट्टियों के बर्तन बनाते थे चाक से, और साथ ही साथ तांबे का उपकरण भी बनाना चालू कर दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका लास्ट। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण के काल के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए हैं। ये पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं और मूंग तथा दक्षिणी और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे तथा इसके साथ साथ मांस मछली भी खाते थे। मध्य प्रदेश में कैथा, एरन तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंदी थी, ठीक है। किलाबंदी मतलब ये गांव जो है घिरा हुआ करता था और ये बीच में होते थे, ठीक है। तो बस यहां पर आपको याद रखना है जौ और गेहूं जो है सबसे पहले ताम्रपाषाण काल में समझ में आता है कि इस समय जो है इनका खेती किया जाता था, इनकी उपज होती थी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 100 की संस्कार विधियां भी भिन्न थी, यानी कि मृत्यु के बाद जो संस्कार विधि होता है, देखिए जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो विधि होती है उसको संस्कार विधि कहा जाता है, चाहे वो उपनयन हो, ठीक है, उपज्जा हो, ठीक है। तो उसी प्रकार से बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो संस्कार में मृत्यु के उपरांत एक अंतिम संस्कार जो बचता है उसे कहते हैं 100 विधि संस्कार, ठीक है, इसीलिए इसको अंतिम संस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा महाराष्ट्र में मृतक के लोगों को, ठीक है, मृतक जो है उत्तर दक्षिण दिशा में रख दिया जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूरा पश्चिमी दिशा में रखा जाता था। मतलब ये दोनों जो है अलग अलग क्रम पर संस्कार को पूर्ण किया जाता था। अगर महाराष्ट्र में देखेंगे तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में, और दक्षिण भारत में ये पूरा पश्चिम दिशा में किया जाता था, ठीक है। उसके बाद पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण सावधान प्रचलित था। संपूर्ण सावधान का मतलब होता है, तो देखिए संपूर्ण सावधान का मतलब 2 तरीके का होता है, या तो पूर्णतः रूप से गड्ढे खोद कर गाड़ दिया जाए या फिर पूर्णतः रूप से जला दिया जाए, ठीक है। ये 2 पूर्ण सावधान कहलाते हैं, ठीक है। अर्ध सावधान क्या होगा कि मृतक को बाहर छोड़ दिया जाए और उसके बाद वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर जब लास्ट में बचेगा तो उसको गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसा कारण क्यों होता था? ऐसा कारण था कि पहला तो ये कि यदि आप गाड़ भी देंगे उसको तो जानवर जो है उसको खोद कर निकाल लेते थे, ठीक है। तो ऐसे कारण से वो समझ जाते थे कि जानवर के द्वारा ये बचना नहीं है, ऐसे भी तो उसके बचे कुचे हड्डियों का प्रयोग करके वहां पर गाड़ दिया जाता था। और दूसरा, या तो जलाने का जो तरीका था वो बहुत लेट आया है, पहले गाड़ने की ही प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसी में आपको महापाषाण कालीन मिलेगा, टॉपिक मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा महापाषाण कालीन। जैसे देखिए अभी क्या है, पाषाण काल खत्म हुआ,
ठीक है, पाषाण काल चला गया, उसके बाद ताम्र युग आता है, ताम्र युग के बाद आपको काशी युग पढ़ने को मिलेगा और लौह युग पढ़ने को मिलेगा, और इसी में एक युग आता है महापाषाण कालीन युग। ठीक है, महापाषाण कालीन युग किसे कहते हैं, तो अधिकांश देखिएगा इसमें बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है, और इसमें आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि इसका सावधान जो विधि है, संस्कार है, इस संस्कार को करने का जो तरीका था, इसी कारण इस युग को महापाषाण कालीन कहा गया। ठीक है, महापाषाण कालीन का मतलब ही यही है कि जब शवों को दफना दिया जाता था तो उसमें बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे और एक किला बना दिया जाता था, ताकि जो है जानवर जो है उसको हटा ना सके और शव को खा ना सके। ठीक है, तो उसे कहा गया है महापाषाण कालीन समय। ठीक है, देखिएगा इसमें थोड़ा सा, तो ताम्र पाषाण संस्कृति या मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी। तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहा था। ये लोग तांबे में टीन को मिश्रित कर कांसा बनाना नहीं जानते थे। ठीक है, शुरुआती दौर में कांसा नहीं बनाया था, जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता था। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही नगरों में रहते थे। ठीक है, अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियां कालक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की है। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की है। तो पहले कांसा युग आ गया और बाद में ताम्र आ गया। ठीक है, तो ये देखिएगा, आपके दिमाग में एक बात बता दूं मैं आपको, कहीं कहीं पर आपको तांबे का युग पहले, कहीं पर कांसा का युग पहले, फिर तांबे का युग कहीं पर उसके बाद या उससे पहले, ऐसे करके अलग अलग जगह पर लोगों ने संस्कृतियां बनाई हैं। ठीक है, फिर इसको हम लोग समझे कि यहाँ लोग रहते थे और उसके बाद धीरे धीरे वो चीजें डेवलप हुई। ठीक है, और उसके बाद वो लोग विलुप्त भी हो गए। तो ऐसे हम लोग इतिहास को पढ़ रहे हैं कि अभी जो है कैसे जीवन को आगे बढ़ाया गया, या आज मनुष्य जो है कहाँ से होकर आया है। यही हमारा भारत का इतिहास है और इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा थोड़ा सा और। अब देखिएगा ताम्र निधियां और मृदभांड की अवस्था थोड़े से पढ़ेंगे। 40 से भी अधिक ताम्र निधियां, ठीक है, ताम्र उपकरण, जखीरे प्राप्त हुई हैं। इनमें अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खड़ग, हारपून, सूल, आदमी जैसी मूर्तियां आदि वस्तुएं हैं। मतलब तांबे की जो प्राप्त विधियां हैं, निधियां कहा जाता है इसको, उपकरण कहा जाता है और जखीरे भी कहा जाता है। ठीक है, ये ताम्र निधियां पूरब में बंगाल, उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई है। ठीक है, तो बस आपको यहां पर याद रखना है कि तांबे की बहुत सारी वस्तुएं जो है अब वो बनाना चालू कर चुके थे। इस समय जो है 40 से अधिक ताम्र निधियां प्राप्त की गई हैं, हथियार उपकरण प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा मृदभांड की बात करते हैं तो देखिएगा यहां पर सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुआ है। इसमें 424 तांबे के औजार, हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर या पतली सीट, ठीक है, प्राप्त हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेसिकली यहां पर बस आपको यह बात याद रखनी है कि ताम्र पाषाण काल में तांबे की क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। तो ये बेसिक उपकरण है, हथियार हैं, ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग यहां पर सबसे पहला जो तांबे का है। ठीक है, तो तांबे के क्रम पर आपको सिर्फ जो फोकस करना है, लगभग 20 से 30 क्वेश्चन तांबे के पाषाणकालीन या ताम्र पाषाणकालीन जो समय रहा है उसमें 20 से 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक जो छोटा सा टॉपिक है आपका दक्षिण भारत का लौह युग, ये हम लोग कल करेंगे इसको। ठीक है, ये टॉपिक आपका कल का रहेगा, तो इसमें हम लोग कल कंप्लीट करेंगे इसको कि आपका जो दक्षिण भारत का है, देखिए बेसिकली इसमें लगभग 2 से 3 पेज है जिसको आपको थोड़ा सा जानना होगा, क्योंकि लौह युग का जो समय रहा है, आपको बता दूं लौह युग जो है बहुत खतरनाक समय है और आज तक लगातार खतरनाक रहा है। ठीक है, इसका कारण बताता हूं। तो लौह युग का जो समय रहा है, बेसिकली याद रखिएगा भारत में लौह युग का जो समय रहा है वो 1000 ईसा पूर्व का रहा है। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व याद रखिएगा। आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछा गया था, पीएससी का जो इंटरव्यू था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन कि भारत का जो लौह युग का समय रहा है वो किस समय को माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है, पहली बात। और याद रखिएगा ये वैदिक काल का युग था। जब अभी वेदों को पढ़ेंगे आप तो आप देखते हैं कि वेद तो इतना अच्छा है, सब कुछ तो बहुत अच्छा था। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने ये चीज तो माना होगा कि धर्म जो है अच्छे होते हैं, धर्म आपको अच्छा चीज सिखाते हैं। ठीक है, तो ये वैदिक युग के बीच में अचानक से ये सब बदलाव क्यों हुआ कि लोगों ने बलि प्रथा पर ज्यादा फोकस किया। ठीक है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और जितने भी प्रकार के ये वर्ण थे उन पर ज्यादा फोकस किया। तो इसका कारण ही है कि लोहे की खोज हो जाना। ठीक है, लोहे की खोज होने से मैंने पहले बताया कि मनुष्य जो है बहुत महत्वाकांक्षी रहा है लगातार, तो उसके हथियार जब डेवलप हुए, अधिक से अधिक हथियार, जैसे आप सामान्य तौर पर देखेंगे कि भाला, ठीक है, भाले के तौर पर जब भाला डेवलप हुआ, तीर धनुष डेवलप हुए। ठीक है, अभी तक क्या था,
लकड़ी, हड्डी और तांबे की वस्तुओं का डेवलप हुआ, यानी कि यहाँ से चीजें बनी है, कुल्हाड़ी तांबे की होती थी, तो लकड़ी को काट पाना ये बहुत आसान नहीं था उसके लिए। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ियों से लकड़ी को काट पाना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि वो बहुत जल्दी खराब हो जाता था और साथ ही साथ कमजोर भी था। ठीक है, लेकिन लोहे की खोज ने आपको दिखेगा कि पूरा साम्राज्य ही बदल के रख दिया, भारत का पूरा भविष्य बदल के रख दिया, कि भारत में अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोग जो है शक्तिशाली की तरफ आगे बढ़ने लगे और जो शक्तिशाली नहीं था उसको साथ छोड़ने लगे थे। ठीक है, तो ये समय था वैदिक काल का। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटने का काम भी लोहे की खोज हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी वैदिक काल जो है आज वर्तमान में जिसको हम पढ़ते हैं वैदिक काल, वो दो भागों में बटा हुआ है। इसका कारण है कि मुख्य 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो गई थी। ठीक है, तो ऐसे दो कारण आप यहां पर पढ़ेंगे। वैदिक काल वाले टॉपिक है जो कि अब हमारा सोमवार से हो सकता है स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कल परसों से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट होगा और सोमवार से हम वैदिक काल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज है आपका हिस्ट्री का 8वां दिन। ठीक है, और हिस्ट्री में हम लोग आज अभी प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग आज नया टॉपिक एक देखेंगे। लेकिन इससे पहले जो है कुछ टॉपिक और बात करेंगे, जिसपे हम बात करेंगे लौह युग की। ठीक है, या फिर हम इसे कहते हैं आयरन एज। ठीक है, तो देखिएगा आयरन एज या लौह युग जो है ये केवल दक्षिण भारत के लिए मुख्य तौर पर हम पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी साउथ इंडिया के लिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं आपका लौह युग या आयरन एज। ठीक है, अब ये आयरन एज बेसिकली क्या है, जब हम लोगों ने, देखिए आपको एक बात बता दूं मैं, आप जब धातुओं के या मेटल के युग को पढ़ते या एज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप ताम्र को पढ़ते हैं, कॉपर एज। ठीक है, उसके बाद आप ब्रॉन्ज एज को पढ़ते हैं और उसके बाद आप पढ़ते हैं लौह को। ठीक है, यानी कि आयरन एज को पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं इसी के समकक्ष आपको एक बात समझाता हूं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये भारत है, ये पूरा का पूरा भारत है, ऐसा समझिएगा। ये साउथ इंडिया है, ठीक है, और ये नॉर्थ इंडिया है। अब मान लीजिए यहां पर 10 बज रहा है और यहां पर आप कोई घटना घट रही है, यहां पर मान लीजिए, तो यहां पर भी कोई घटना घट रही है, उसी समय 10 बज रहा है। ठीक है, तो यही सिस्टम है आपका कि अगर हम यहां पर ये देखें कि यहां पर अगर कोई एज चल रहा है, जैसे कि हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि यहां पर आयरन एज चल रहा है। ठीक है, आयरन एज चल रहा है, तो यहां पर कुछ अलग चल रहा होगा, या फिर हो सकता है कि उसी समकक्ष यहां पर कुछ अलग तरीके से घटनाएं घट रही होंगी। ठीक है, तो ये लौह एज जो है बहुत लेट है। आप इसको देखिए, इसका समय देखिएगा 1100 के आसपास है, बीसी के आसपास है। ठीक है, मतलब ईसा पूर्व, मतलब ये काफी पुराना समय है। ठीक है, तो यहां पर ये समझने की बात है कि अभी तक हम लोगों ने पूरे भारत के इतिहास में अलग अलग समय काल को पढ़ा है। ठीक है, अब उस समय काल के दौरान हम जब लौह एज को पढ़ते हैं या फिर आप आयरन एज को पढ़ते हैं, लौह युग को पढ़ते हैं, तो हम इस समय लोहे का प्रयोग करना चालू करते हैं। ठीक है, मतलब अब आपको यह जानना होगा कि यहां पर लोहे का प्रयोग कैसे प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, लेकिन कहां पर, दक्षिण भारत में। क्यों? क्योंकि अगर आप उत्तर भारत में पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा सभ्यता है, यहां पर यूज ऑफ आयरन है, और वहां पर पूरा का पूरा सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। तो सिविलाइजेशन को आप अलग अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि यह पहले घटना घट गई है, पहले तो ऊपर ही हो रहा है, लेकिन आप सिर्फ यूज ऑफ आयरन को पढ़ रहे हैं यहां पर, कि आयरन का यूज कैसे स्टार्ट हुआ है या फिर किस क्रम पर ये क्षेत्र आया है। ठीक है, तो यहां पर बस आपके दिमाग में छोटी छोटी बातें होनी चाहिए, जहां पर मैं आपको फोकस कराऊंगा इस पे। ठीक है, चलिए देखिएगा कि दक्षिणी भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 1100 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, दक्षिण भारत में जब लोहे का प्रयोग स्टार्ट हुआ है वो कब हुआ है, 1100 ईसा पूर्व स्टार्ट हुआ है। यानी कि मैंने कल क्या बताया था आपको कि लोहे की खोज कब हुई है, 1000 ईसा पूर्व हुई है। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व, इसका मतलब है कि जब लोहे की खोज हो गई तो फिर दक्षिण भारत में लोहे का एज आ गया है। ठीक है, तो 1000 ईसा पूर्व में हुई है और यहां पर है 1100 ईसा पूर्व, यानी 100 साल के बाद इस जगह को हम क्या बोलते हैं, आयरन एज कहते हैं। ठीक है, 100 साल के बाद, यानी लोहे की खोज 1000 में हुई है और 1100 के बाद यहां पर आयरन एज स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ समय का अनुमान देखिए हल्लूर में प्राप्त वस्तुओं के रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर लगाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वस्तु प्राप्त हुआ है वो हल्लूर में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभी इस पर फोकस नहीं करना है, लेकिन आपको एक बात फोकस करना है कि 1100 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण भारत में आयरन एज जो है ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा उत्तरी दक्कन महाराष्ट्र, ठीक है, उत्तरी दक्कन का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र में है, में अनेक ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां जैसे हल्लूर, पय्यमपल्ली आदि में ऐसी स्थिति थी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जहां पर ताम्र पाषाणी क्षेत्र था, यानी कि जहां पर कॉपर एज चल रहा था। ठीक है, कॉपर इसे कहा जाता है कॉपर स्टोन एज। ठीक है, कॉपर स्टोन एज कहा जाता है। तो इस एज में याद रखिएगा कि ये देखा गया कि धीरे धीरे ये जो क्षेत्र है यहां पर आयरन एज जो है स्टार्ट हो रहा है। अभी तांबे की चल रही थी, ठीक है, कांस्य नहीं आया है, याद रखिएगा,
और यहां पर लोहे की खोज या लोहे के साथ जो है अभी लोह युग चल रहा है। देखिए आपको बता दूं, जहां पर अभी आपको फोकस नहीं करना है इस पे केवल बातें सुननी है, और जहां पर आपको याद रखने वाली बात होगी वहां पर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां पर बस आप एक छोटी छोटी बातें याद रखिएगा कि यहां पर 1100 ईसा पूर्व में क्या हुआ, दक्षिण भारत में आयरन एज जो है ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है महाराष्ट्र के दक्कन, उत्तरी दक्कन वाले क्षेत्र में कुछ क्षेत्र हैं जो पहले भी आप सुन चुके होंगे। पय्यमपल्ली का नाम सुना है आपने, ठीक है, और हल्लूर का नाम सुन चुका है आपने, ठीक है, हमने पहले भी इससे डिस्कस किया था। देखिएगा दक्षिण भारत में लौह युग का प्राचीनतम चरण पिकली हल और हल्लूर की खुदाई एवं संभवतः ब्रह्मगिरी के 100 दफनाने और गड्ढों के आधार पर निश्चित किया गया है, ठीक है। तो ये सिर्फ ये बात तय की गई है कि लौह युग कैसे आया है, या प्राचीनतम चरण जो है, या इसका पहला जो सबसे पहला चरण था वो कहां पर था, तो पिकली हल और हल्लूर के क्षेत्र में, जो कि खुदाई से पता चलता है। और ये जो क्षेत्र है ब्रह्मगिरी क्षेत्र, ठीक है, आपका सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो है वहां का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं हम लोग ब्रह्मगिरी क्षेत्र। और यहां पर जो 100 दफनाने का तरीका है और वहां पर जो गड्ढे का आधार है वो सभी क्या कहलाता है कि लौह युग जो है ये प्रारंभ हो चुका है, इन क्षेत्रों में सबसे पहले प्रारंभ हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहां पर इन सावधान के गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुएं काले एवं लाल मृत भांड तथा फीके रंग और भूरे रंग लाल मृत भांडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये पिक्चर आगे आपको देखने को मिलेगा कि जो सावधान है, ठीक है, जो गड्ढे हैं उन गड्ढों में जब शव को दफनाया गया है उसको सावधान कहा जाता है। और इसमें आपको दिखेगा कि उस शव के साथ क्या क्या दफनाया गया है, ठीक है, शव के साथ क्या क्या दफनाया गया है। तो आपको पता चलेगा कि लोहे की वस्तुएं जैसे कढ़ाई जैसे चीजें आपको देखने को मिलेगी कि कढ़ाई जैसे वस्तुएं, हालांकि आज हम उसको कढ़ाई कहते हैं, उस समय क्या कहते थे वो आइडिया नहीं है, लेकिन आज जो वर्तमान में कढ़ाई है उसकी जैसे वस्तुएं आपको देखने को मिलेगी, लोहे की वस्तुएं। काले और लाल रंग के मृत भांड, ठीक है, काले रंग के और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, ठीक है, और फीके रंग के, ठीक है, और भूरे रंग के लाल मृत भांडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, टूटे फूटे जो है मिट्टी के बर्तन मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। कहां पर, जहां पर शव दफनाया गया था उसके साथ, ठीक है। महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। अब ये आया साथ में बता रहा ये है कि जब महापाषाणिक है, देखिए महापाषाणिक क्या होता था कि जो शव दफनाया जाता था उसके ऊपर बड़े बड़े इस तरीके से काफी लंबे लंबे गोले गोले जो आकार के शव को दफनाने के बाद उसमें पत्थर को ढक दिया जाता था, उसे कहा जाता था महापाषाणिक काल, ठीक है। जहां पर जब जब आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे महापाषाणिक काल जो है स्थान मिले हैं, ठीक है, दुर्ग के क्षेत्र में, बालोद के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में भी हमारे यहाँ जो महापाषाण कालीन साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शवों के साथ क्या है, बड़े बड़े टीले जो नजर आते हैं, ठीक है, 500 से अधिक जो है ये टीले नजर आते हैं, 500 से अधिक सावधान जो है हमारे यहाँ मिलते हैं, छत्तीसगढ़ मिलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से महापाषाणिक जो संस्कृति है उसका आरंभ माना गया है 1000 ईसा पूर्व, यानी कि लोहे की खोज के बाद, ठीक है। अब देखिएगा महापाषाणिक स्थल दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत व विदर्भ क्षेत्र में मिलते हैं, लेकिन जब इतिहास में महापाषाणिक संस्कृति का नाम आता है तो सामान्यतः उसका अर्थ दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति से होता है, ठीक है। तो देखिए मेनली तो क्या है, ये पत्थरों का समय तो रहा है मेनली, लेकिन इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि ये जो महापाषाणिक संस्कृति है इसमें संस्कृति ही अलग तरीके का है, ये संस्कृति या जो आपका कल्चर है वो कल्चर ही अलग तरीके का है। इसमें सावधान जो विधियां हैं वो मुख्य तौर पर देखी गई हैं, ठीक है। मतलब इस समय जो है देखिए दैनिक जीवन में आप ये कह सकते हैं कि लोगों का कल्चर अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग धर्म अलग अलग कल्चर, लेकिन खाना तो सभी खाते हैं। मतलब सामान्य काम तो सबको एक साथ ही करेंगे ना, एक ही जैसा करेंगे, कुछ अलग तो नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। हो सकता है खाने के तरीके में अलगाव हो सकता है, लेकिन खाएंगे तो जरूर। तो वही चीज ये कही जा रही है कि जो महापाषाणिक संस्कृति है वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन इसका मुख्य जो तरीका है वो आपको एक ही तरीके से नजर आएगा, यानी जीवन को जीने की जो संस्कृतियां हैं वो एक ही जैसे नजर आएंगी इसमें, ठीक है। यहां पर देखिए आपको ज्यादा कुछ फोकस नहीं करना है, यहां पर केवल ये बात याद रखनी कि लौह युग का जो क्रम रहा है वो दक्षिण भारत के लिए मुख्य तौर पर रहा है, क्योंकि उत्तर भारत में जब आप पढ़ेंगे तो वैदिक काल का जो समय रहेगा वो लौह युग का समय रहेगा, उसको आप आगे पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है, उत्तर भारत के लिए, दक्षिण भारत के लिए स्पेशली है। चलिए आगे देखिएगा, थोड़ा सा और पॉइंट इसमें आएगा केवल। तो महापाषाण शब्द अंग्रेजी भाषा के मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। आपको एक एक चीजें याद रखनी है, चेकोलिथ क्या होता है, कैल्कोलिथ क्या होता है और मेगालिथ क्या होता है, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा। मेगालिथ किसे कहा जाता है, महापाषाणिक शब्द को कहा जाता है, ठीक है, मेगालिथ कहा जाता है। मेगालिथ शब्द दो शब्दों से मेगा और लिथ से मिलकर बना हुआ है। मेगा शब्द जो है यूनानी भाषा में मेगास और लिथ जो है यूनानी भाषा में लिथोस से निकला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर बस आपको मेगालिथ याद रखना है कि महापाषाणिक शब्द को क्या कहते हैं, मेगालिथ कहा जाता है। मेगालिथ का तात्पर्य है बड़े बड़े प्रस्तरों खंडों से बनी कब्रों, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि महापाषाण
काल ही यही है कि जब आप सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों को, शवों को दबाने के लिए या उन्हें दफनाने के लिए प्रयोग में लाए हैं, इस काल को ही कहा गया महापाषाण काल। ठीक है, तो इसे महापाषाण काल कहा गया है और इसका अर्थ होता है मेगालिथ। ठीक है, यानी मेगालिथ का सीधा सा अर्थ है महापाषाण, और महापाषाण संस्कृति जो है वो कब्रों को दबाने या दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करना महापाषाण काल कहलाया। ठीक है, इतना याद रखिएगा इसमें। चलिए आगे देखिएगा, अब थोड़ा सा महापाषाण के बारे में थोड़ा सा और जानकारी मिलती है इसमें। इसमें थोड़ा फैक्ट है, याद रखिएगा। कर्नल मिडोज टेलर, ठीक है, 1851 में, ठीक है, और साथ ही साथ 1862 यानी 1862 में कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित सोरापुर दोआब क्षेत्र की महापाषाण कब्र या स्मारक उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया था। ठीक है, तो यहां पर एक बात बस याद रख लीजिएगा कि पहली बार जब महापाषाण कब्र का जो स्मारक है, महापाषाण कालीन जो कब्र है, स्मारक है, उसे किसने विवरण में लाया था? कर्नल मिडोज टेलर ने। ठीक है, कर्नल मिडोज टेलर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो महापाषाण काल के क्रम से है, याद रखिएगा, कर्नल मिडोज टेलर। ठीक है, दो बार याद रखिएगा, 1851 और 1862 में कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित सोरापुर दोआब क्षेत्र में महापाषाण कब्र स्मारक के उत्खनन का विवरण दिया था इन्होंने। ठीक है, मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि जहां पर किसी अंग्रेज ने क्या किया था, महापाषाण कालीन को थोड़ा सा विवरण के साथ सब सभी को क्या है बताया था, यानी कि अपना विवरण पेश किया था कि महापाषाण काल में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, पुरातत्वविद अलेक्जेंडर री ने 1899 ईस्वी में, ठीक है, 1899 से 1905 में अब तमिलनाडु के तिरुनवेली, ठीक है, याद रखिएगा, तिरुनवेली जिला में ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित आदि चन्नूर तथा 1904 ईस्वी से 1908 के मध्य पेरुम्बर में महापाषाण स्थल का उत्खनन कराया। और पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने 1947 में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी का उत्खनन कराया था। यानी 3 उत्खनन हुआ है, याद रखिएगा। पहला उत्खनन जो है, ठीक है, गुलबर्गा क्षेत्र के लिए यानी कर्नाटक में, दूसरा तमिलनाडु में, ठीक है, और तीसरा आपका ब्रह्मगिरी में हुआ है। तो 3 उत्खनन हुए हैं और उसका विवरण हुआ है अलग अलग जगह पर। ठीक है, ये तीनों को थोड़ा सा याद रखिएगा, 3 जगह पर महापाषाणी उत्खनन है इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसके बाद आता है आपका महापाषाण का, ठीक है, ये महापाषाण संस्कृतियां हैं, थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, यहां पर 2 फैक्ट आते हैं जो जरूरी है, आपको थोड़ा सा याद रखना है इसमें। महापाषाण से तात्पर्य है उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता है। ठीक है, यानी अब ये समझिएगा कि समाज से दूर जब किसी को दफनाया जाता है तो ये आपका और किस मतलब संस्कृति के तौर पर तो पत्थरों से दफनाया जाता है, यानी पत्थरों का ही मूल रूप रखा गया है। यहां पर दफनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? पत्थरों का, और बड़े बड़े पत्थरों का और अधिक पत्थरों का। ठीक है, तो इसे इसी समय को कहा गया है महापाषाण। ठीक है, तो महापाषाण शब्द जो है आपके दिमाग में एकदम क्लियर होगा कि महापाषाण काल या संस्कृति क्या है। तो कब्रों को या सौधानों को दफनाने के लिए जब पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है और अधिक पत्थरों का प्रयोग किया गया है, इसे कहा गया है महापाषाण काल। और इसी काल में आपको अधिकांश कब्र नजर आएंगे। ठीक है, यानी कब्र को देखिए, विशेष तौर पर आपको बता दूं कि क्यों आप इतना फोकस कर रहे हैं कब्र के ऊपर। तो होता क्या था कि सामान्य तौर पर मनुष्य के मरने के बाद, ठीक है, उसे बाहर छोड़ देना और जानवरों को खाने देना और उसके बाद उसे दफना देना और उसके ऊपर ध्यान ना देना, ये सामान्य संस्कृतियां थी पहले। लेकिन जब हमने ये देखा कि हमारा अंतिम संस्कार जो होता था वो विशेष हो गया, यानी मनुष्य की मृत्यु को बहुत मार्मिकता से लिया गया, तो उसके लिए कब्र बनाया जाने लगा। ठीक है, वरना अगर मान लीजिए हमारी मनुष्य की मृत्यु का अगर इतनी मार्मिकता नहीं होती तो क्या स्थिति होता? कहीं नदी में, कहीं मतलब कहीं भी जाकर उसको छोड़ आना, जंगल में छोड़ आना, ताकि वो जानवर खा जाए उसको और बातें खत्म हो जाए, मार्मिकता नहीं होती तो। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या फोकस किया कि मनुष्य जो है उस मार्मिकता स्थिति से गुजर रहा था कि मृत्यु के बाद उसे विशेष तौर पर उसके संस्कारों को पूरा करना, उसके साथ मिट्टी के बर्तन को दफनाना, लोहे के बर्तन को दफनाना, ताकि ये समझ पाना कि वो मनुष्य मृत्यु के साथ साथ किस दुनिया में है, इस बात को लोकेट कर पाना। ठीक है, ताकि वो जो है अपने जीवन की जो परिचर्चा है वो आगे बढ़ा सके उस चीज को। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया? एक संस्कृति तैयार किया गया जिसमें मृत्यु के बाद उसके साथ मिट्टी के बर्तनों को दफनाना, ठीक है, लोहे के बर्तनों को दफनाना, और साथ ही साथ अगर उसके साथ कोई पालतू पशु है तो उसको भी दफना देना। ठीक है, तो मतलब एक चीज देखा गया, जैसे आपने पहले देखा होगा कि लोग एक जो कनेक्टिविटी फील करते थे, ठीक है, इंसान के साथ जो कनेक्टिविटी फील करता है, उसके साथ क्या होता था कि वो ये सोचता था कि इसके मरने के बाद ये अकेले ना रह जाए,
यानी कि मरने के बाद भी एक दुनिया जो है वहां पर, वो दुनिया जो है एक अच्छे तरीके से जीवन को जिए वहां पर, ठीक है। तो उसके लिए मतलब देखिए मरने के बाद क्या होता है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन लोगों ने अंदेशा लगाया, पुरोहितों ने अंदेशा लगाया कि जीवन के बाद या मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया चालू हो जाती है, ठीक है। तो दूसरी दुनिया में उसको कुछ चीजों की कमी ना पड़े, बर्तन डाल दिया वहां पर, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हुआ कि ये जीवन को महापाषाणकालीन संस्कृति के साथ जोड़ दिया गया। यानी पहले जीवन कैसा था, पहले संस्कृति के साथ जीवन को जोड़ा गया और उसके बाद महापाषाणकालीन में जीवन को जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से जीवन के क्रम को क्या किया गया, जोड़ दिया गया, ठीक है। तो जोड़ना ये महापाषाणकालीन युगीन जो है संस्कृतियों में देखा गया है इसको, ठीक है। तो बस आपको केवल इतना याद रखना है कि कहां कहां पर इसकी खुदाई की गई है और कौन से क्षेत्र में महापाषाणकालीन क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बस ये दो चीजों पर फोकस कीजिएगा। देखिएगा दक्षिण भारत में दफन करने की इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में अनेक स्थानों जैसे महाराष्ट्र, नागपुर के पास, कर्नाटक मास्की, ठीक है, आपको पहले भी बोला था मास्की नाम आएगा बार बार, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा, तमिलनाडु का आदिच चन्नूर और केरल में पाई गई है। तो मतलब ये क्षेत्र है जहां पर महापाषाणकालीन क्षेत्र पाए गए हैं, इतना आपको याद रखना है केवल, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अब इसकी संस्कृतियों पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, महापाषाणकालीन जो संस्कृतियां हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए कब्रों की खुदाई से प्राप्त बर्तन काले और लाल मृत भांड है। देखिए कहीं पर कब्र को इसलिए बनाया गया कि कोई खोद ना सके और हम आए इसको खोदना चालू किए हैं, ठीक है। मतलब हमने क्या किया है, इन कब्रों को खोद कर ये जानने की कोशिश की है कि ये कब्र में क्या क्या रखते थे, उनकी संस्कृति क्या थी, ठीक है। तो देखिएगा बर्तन काले और लाल रंग के मृत भांड, विशिष्ट बर्तनों में छिछली, तस्तरी, प्याले, गहरे प्याले जो कि गोल आधार वाले तथा कोन के आकार वाले होते थे, ठीक है। इनके ऊपर दस्ता और घुंडी वाले ढक्कन लगे होते थे। आप समझ पा रहे, जैसे मान लीजिए ये बर्तन हो गया आपका, तो इसके ऊपर जो ढक्कन लगेगा उस पर इस तरह नहीं होगी, ठीक है। बर्तन रखने के गोलाकार स्टैंड और गोल आधार वाले पानी के बड़े मटके भी रखे जाते थे, ठीक है, ताकि प्यासे न रहे वो। और लोहे एवं अन्य धातुओं की वस्तुओं का विस्तार महापाषाण युग के सभी स्थलों, विदर्भ, ठीक है, मध्य भारत को क्षेत्रों कहा जाता है, विदर्भ यानी नागपुर का क्षेत्र, ठीक है, और जूना पानी से लेकर दक्षिण में आदिच नल्लूर तक लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में लोहे की वस्तुएं का समान रूप से पाया गया है, ठीक है। तो यहां पर बस दो तीन चीजों पर फोकस कीजिएगा कि क्या क्या चीजें रखी जाती थी। हालांकि देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसे यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो कथन और कारक में बनेगा। बस फोकस आपको यही रखना है कि जैसे सावधान या महापाषाणकालीन के संबंध में क्या सत्य कथन है और क्या असत्य कथन है, उसमें से ये स्टेटमेंट निकाल के डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फोकस रखना है कि उसके साथ बर्तन जो है काले और लाल रंग के मृत भांड दफनाए जाते थे साथ में, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है थोड़ा सा यहां पर कि ये मध्य भारत से लेकर 1500 किलोमीटर की दूरी पर लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। लोहे की वस्तु समान तौर पे मिला है यहां पर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद है आपका कि लोहे की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे चपटी लोहे की कुल्हाड़ियां जिसमें पकड़ने के लिए लोहे का दस्ता होता था, उभरे हुए चपटे किनारे के विभिन्न फावड़े, बेलचे, खुरपी, कुदाले, हंसिये, फरसे, फान, संभल, बर्छे, छुरे, छेनी अथवा बसुले, तिपाइयां, बर्तन के स्टैंड, तस्तरियां, लटकाने वाले लैंप, कटारे, तलवारें, ये घर बन रहा है जिनमें से कुछ दस्तों के कांस्य आभूषण जड़े हैं, तीर के फलक, ठीक है, बर्छे के फलक जिनके पात्र खोखले, विशेष अवसरों के लिए सीप जड़ी कुल्हाड़ियां, लोहे के त्रिशूल आदि शामिल हैं। तो समझिए ये पूरा का घर का सामान जो होता है ना, वही पूरा ट्रांसफर कर दिए कब्र के अंदर, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि मैंने बताया आपको कि एक जीवन जब मनुष्य के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाती है तो हम ये चाहते हैं कि उसके साथ जो है वो दूसरी दुनिया में जब जा रहा है तो ये सारे सामान लेकर जाए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है उस मानसिक अवस्था को आप समझेंगे कि जब कब्र में ये सब चीज दफनाई जाती थी तो ये सारी वस्तुएं मिलती थी, लोहे की विभिन्न वस्तुएं जो है ये प्राप्त होता था, उस क्षेत्र पे प्राप्त होता था, ठीक है। और ये सारी चीजें क्या है, मिली है खुदाई के दौरान, याद रखिएगा। धातु की अन्य वस्तुओं में सबसे अधिक संख्या में ताम्र और कांस्य की घंटियां पाई गई हैं जो कि घोड़े अथवा गाय बैलों की घंटियों के रूप में इस्तेमाल की जाती रही होंगी। सोने अथवा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके भी इन स्थलों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मनके मतलब मुहर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है ऐसे। अब ये लास्ट है आपका सावधान विधिया, याद रखिएगा, जो कि महापाषाणकालीन होता था। तो देखिएगा आंशिक सावधान क्या होता है, ठीक है। सावधान विधिया का मतलब है कि मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद जो मनुष्य है उसको दफनाने के लिए किस किस विधियों का प्रयोग किया गया है या कैसे इसका प्रयोग होता था, तो इसे कहते थे सावधान विधियां, ठीक है। सावधान विधियों में सबसे इंपॉर्टेंट होता था आपका
देखते जाइएगा, 2-3 विधि आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। पहला है आंशिक विधि। तो महापाषाण संस्कृति में अधिकांश मृतकों को आंशिक सावधान किया जाता था। आंशिक मतलब आधा, ठीक है। अब ये आधा क्या है समझिएगा इसमें। तो दक्षिण भारत में से मिली अधिकांश कब्रों में वयस्कों की केवल कुछ चुनी हुई हड्डियों को दफनाने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। यानी पूरा बॉडी जो है पहले बाहर छोड़ दिया जाता था, ठीक है। जानवर के खाने के बाद जब लास्ट चीजें बचती थी तो उसको दफना दिया जाता था, ठीक है। तो इसे कहते थे आंशिक सावधान विधियां, ठीक है। अब ये किसी प्रकार का भी हो सकता है, जैसे कि आंशिक सावधान का मतलब ये भी हो सकता है कि इसको पहले जंगल में लाके छोड़ दिया गया, कुछ दिन बाद देखा गया कि वो डिकम्पोज हो गया तो वापस उठा के लाके दफना दिया गया। तो इस तरीके से इसको आंशिक सावधान कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा पूर्ण सावधान। पूर्ण सावधान में देखिएगा नागार्जुनी कोंडा, मास्की, आदिच, नल्लूर आदि से पूर्ण सावधान के उदाहरण मिलते हैं। पूर्ण सावधान में मृतकों को पूर्ण रूप से पूर्व पश्चिम कब्र अर्थात क्रम पर, अर्थात सिर पूर्व की ओर और पैर पश्चिम की ओर दफनाया जाता था, ठीक है। मृतक बच्चे को प्रायः पूर्ण रूप से बड़े बड़े घड़ों में या कलशों में भरकर दफनाया जाता था, जिसे कलश सावधान भी कहा जाता है, ठीक है। तो केवल बच्चों को दफनाने के लिए घड़ों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और बाकी यहां पर आप बस इस क्रम को याद रखिएगा, पूर्व और पश्चिम क्रम पे दफनाया जाता था, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट है अंत्येष्टि सामग्री में, अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण आदि मिले हैं। अंत्येष्टि सामग्री या तो कब्र में शव के साथ रखी गई या कब्र के बाहर स्मारक के पास रखी गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर सावधान विधियां जो है ये पूर्ण रूप से देखी जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका लौह युग और पाषाण युग, ठीक है। लौह युग और पाषाण युग से संबंध में याद रख लीजिएगा कि जितने भी फैक्ट हैं सिर्फ 2-3 क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं, वो भी कथन कारक में ही बनेंगे, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। सावधान विधियों को याद रखिएगा, 2 प्रकार के सावधान विधियां, आंशिक और पूर्ण सावधान, ठीक है। बस आपको एक बात याद रखनी है कि मृतक को किस तरीके से दफनाया जाता था, तो पूर्व से पश्चिम के क्रम पर दफनाया जाता था, बस एक लाइन पर याद रखिएगा इसको, ठीक है। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो एक बार जो है सिंधु घाटी सभ्यता को क्रमित करते हैं और समझते हैं इसके बारे में।